सभी नाम, पात्र, व्यवसाय, स्थान, घटनाएं लेखक की कल्पना है, इसलिए इसे गंभीरता से न लें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 201-210 महंगी और दुर्लभ औषधीय जड़ी बूटियां जैसे एम्बरग्रीस, लाल रक्त घास, नौ ड्रैगन फूल, हर एक की कीमत आसमान छू रही है। इन औषधीय सामग्रियों के साथ वह हृदय अमृत को परिष्कृत करने में अधिक आश्वस्त है। दुखी होने के बजाय गुयान का चेहरा खुशी से भर गया। जब तक ये ध्रुव को खुश कर सकता है, मैं आयुर्वेद भवन को दूर भेज सकता हूँ। स्नेहा अरोड़ा ने पीछे से देखा कि ध्रुव बेहद कीमती और दुर्लभ औषधीय सामग्री पकड़े हुए था और वह लगभग भयभीत था। इस समय ध्रुव ने अचानक उसकी ओर देखा और कहा, अगर आपको किसी चीज की जरूरत है तो एक चुने और मैं आपको दे दूंगा। स्नेहा अरोड़ा इतनी हैरान थी कि उन्हें विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने कहा, मुझे भेजो। ध्रुव ने सिर हिलाया। स्नेहा अरोड़ा पिछले 2 दिनों में एक अलग व्यक्ति लग रही थी। वह वास्तव में आज खुद के लिए खड़ा हुआ। क्यों न स्नेहा अरोड़ा को एक दे दिया जाए। ध्रुव के दिल में भी एक छोटा सा विचार है। बाई परिवार का उद्योग दवा उद्योग है। उसे विश्वास नहीं हुआ कि बाई परिवार के पास अच्छी चीजें नहीं हैं। अगर वह इसे अभी दे देता तो उसे बाद में यह जरूर वापस मिल जाता। स्नेहा अरोड़ा ने गुयान की ओर फिर से देखा। गुयान ने मुस्कुराते हुए कहा, मिस बाई, जो भी आप चाहती हैं ले लीजिए। आपका स्वागत है, मैं आज बहुत खुश हूँ। मैं मिस बाई को एक मुफ्त पौधा दूंगा। स्नेहा अरोड़ा एक पल के लिए झिझकी, फिर 50 वर्षीय एस्ट्रेगलस को एक तरफ देखने के लिए मुड़ी। प्राचीन, क्या आप इसे मुझे दे सकते हैं? गुयान हंसा, कोई बात नहीं मिस बाई, बस इसे ले लीजिए। स्नेहा अरोड़ा के चेहरे पर आश्चर्य का एक स्पर्श दिखाई दिया और उसने एस्ट्रेगलस लिया और जल्दी से उसका धन्यवाद किया। उसने ध्रुव को गहराई से देखा। उसकी आंखों में हार्दिक कृतज्ञता और उत्साह का भाव था। पहले उसकी आंखों में ध्रुव के प्रति हमेशा असंतोष का भाव रहता था। इस पल में यह असंतोष पूरी तरह से सम्मान और प्रशंसा में बदल गया। वह जानती थी कि यह सब ध्रुव की खातिर था और स्नेहा अरोड़ा अचानक खुश हो गई कि उसने अपने दादा की बातें सुनी और ध्रुव के साथ अपने रिश्ते को बेहतर बनाया। ये ध्रुव वाकई असाधारण लगता है। उन दोनों ने औषधीय सामग्री चुनी और ध्रुव ने कहा, गु, मैं इन औषधीय सामग्रियों के बारे में विनम्र नहीं रहूंगा, धन्यवाद। गुयान ने अपनी दाढ़ी को सहलाया और मुस्कुराते हुए कहा, मास्टर मजाक कर रहे हैं, कुछ औषधीय पौधे कुछ भी नहीं है, लेकिन मास्टर, मेरा एक अनुरोध है। ध्रुव ने अपनी भौहें उठाई। मुझे बताओ। गुयान खांसी और कहने में थोड़ा डर लग रहा था। मास्टर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब आप खाली हो तो मेरे पास आएं और मुझे मेरी पेंटिंग कौशल पर कुछ सलाह दें। ध्रुव मुस्कुराया, बस इतना ही। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। सच में बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर। गुयान इतना उत्साहित था कि वह लगभग रो पड़ा। अगर मेरे पास समय होगा तो मैं बाद में आपके घर आऊंगा। आपका फोन नंबर कहाँ है? मैं आपके पास एक छोड़ दूंगा। गुयान ने जल्दी से ध्रुव को एक नोट लिखा और ध्रुव ने भी अपना फोन नंबर बताया। कुछ और विनम्रता के बाद ध्रुव और स्नेहा अरोड़ा चले गए। जैसे ही वे चले गए, तांगरुक्सु ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मास्टर, क्या ये ध्रुव वास्तव में इतना शक्तिशाली है? आप एक मास्टर की तरह हैं। गुयान ने अपने चेहरे पर सम्मान के साथ कहा, जुए, मास्टर कभी भी गलत व्यक्ति को स्वीकार नहीं करेंगे। मास्टर, ये राजधानी में लिंजियांग नदी के किनारे मिले सांसारिक मास्टर हैं। मास्टर, ये के साथ आपके अच्छे संबंध होने चाहिए। ये सही है, मैंने सुना है कि आपकी पहले सगाई हो चुकी है। तांगरुक्सु ने हिचकिचाते हुए अतीत के बारे में सब कुछ बता दिया। गुयान की अभिव्यक्ति बेहद हैरान करने वाली थी। तुम्हारा मतलब है कि सगाई कई साल पहले मास्टर ये के मास्टर ने की थी? जुए, क्या तुम उस मास्टर का नाम जानती हो या वह कैसा दिखता है? तांगरुक्सु ने एक पल सोचा और अनिश्चितता से कहा, मुझे उस बूढ़े आदमी का नाम नहीं पता, लेकिन मैंने सुना है कि उसे एक लौकी लटकाकर दिन भर नशे में रहना पसंद है। ओह, वैसे ऐसा कहा जाता है कि वह हमेशा नीला लबादा पहनता है। नशे में नीला लबादा? गुयान की पुतलियां सिकुड़ गईं। ऐसा लग रहा था कि जब वह राजधानी में था तो उसने कुछ गपशप सुनी थी। अध्याय 172। सना कपूर की मां। गुयान में मैंने जो गपशप सुनी वह ये है, ऐसा कहा जाता है कि एक शक्तिशाली व्यक्ति ने राजधानी में कई शीर्ष शक्तियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और राजधानी में शीर्ष शक्तियां एक व्यक्ति से हारने पर अपना सिर नहीं उठा पाईं और फिर गायब हो गईं। आपको पता होना चाहिए कि राजधानी में शीर्ष शक्ति विशेषज्ञ बादलों की तरह हैं, जो लगभग चीन की सबसे मजबूत लड़ाकू शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। उसे एक व्यक्ति ने इतनी बुरी तरह पीटा कि वह अपना सिर नहीं उठा सका। आप कल्पना कर सकते हैं कि इस व्यक्ति की ताकत कितनी भयानक होगी। इसके अलावा ऐसा कहा जाता है कि इस शक्तिशाली व्यक्ति को जीवन भर शराब पीना पसंद था और वह हर समय नशे में रहता था। उन्होंने कई सालों तक हरे रंग का लबादा भी पहना और उनका उपनाम पेंगलाइक्सियन था। गुयान के दिमाग में एक भयानक संभावना उभरी। क्या ऐसा हो सकता है कि ध्रुव का गुरु इतना शक्तिशाली था? गुयान चौंक गया। अगर यह सच में मामला था तो लॉन्गहाई परिवार अपनी सगाई तोड़ देगा। क्या वे शुद्ध मूर्ख नहीं होंगे? आपको पता होना चाहिए कि अगर यह मामला है तो यदि आप ध्रुव तक चढ़ते हैं तो आप रातों रात चीन में शीर्ष परिवार बन सकते हैं। मास्टर, आप किस बारे में सोच रहे हैं? तांगरुक्सु ने पूछा। गुयान ने कुछ गहरी सांसें ली और गंभीरता से कहा, ये कुछ भी नहीं है जुए, मास्टर की बातें सुनो। तुम्हें मास्टर ये के साथ अच्छे संबंध रखने चाहिए। यह मास्टर की तुम्हें सलाह है। तांगरुक्सु एक पल के लिए चुप रही और सिर हिलाया, लेकिन वह थोड़ा असंतुष्ट महसूस करती थी। वह सिर्फ चित्र बनाना जानती थी, इसमें बड़ी बात क्या है? गुयान के साथ विनम्रतापूर्वक बातचीत करने के बाद तांगरुक्सु भी बाहर निकल गई और बाहर छोटे से चौक की ओर चली गई। उसने जमीन की ओर देखा और उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। जमीन पर एक सिगरेट का बट पड़ा था, ठीक वैसा ही जैसा मुझे आज सुबह उत्तरी उपनगरों के स्टेडियम में मिला था। क्योंकि इस तरह का सिगरेट बट बेहद खास था, ये वास्तव में हल्के काले और सुनहरे रंग का था, इसलिए तांगरुक्सु ने इसे एक नज़र में पहचान लिया। तांगरुक्सु के दिमाग में अचानक एक विचार आया। क्या ऐसा हो सकता है कि कल रात मल्होत्रा तियान को मारने वाला मास्टर पहले भी इस भीड़ में छिपा हुआ था? तांगरुक्सु की पीठ पर अचानक ठंडा पसीना आ गया। ये व्यक्ति यहाँ क्यों था? क्या ऐसा हो सकता है कि वह उसके साथ कुछ करने की योजना बना रहा था? नहीं, हमें इस व्यक्ति को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। यहाँ ध्रुव और स्नेहा अरोड़ा गाड़ी चला रहे थे और स्नेहा अरोड़ा ने जोर देकर कहा कि ध्रुव पहले उसके साथ बैंक जाए। ध्रुव ने उसे यह नहीं बताया कि वह उसके साथ क्यों जाना चाहता था, इसलिए वे दोनों हताश होकर बैंक की ओर भागे। जैसे ही कार पार्क हुई, ध्रुव ने कुछ ही दूरी पर बैंगलो कमर्शियल बैंक को देखा। सना कपूर की मां मल्होत्रा वनहुआ यहाँ काम करती हैं और यहाँ की अध्यक्ष हैं। ध्रुव ने भौहें सिकुड़ी। क्या मैं किसी दूसरे बैंक में जा सकता हूँ? नहीं, यहीं मेरे साथ अंदर आओ। ध्रुव इसके बारे में सोच नहीं पाया, लेकिन फिर उसने सोचा, क्या वह अभी भी मल्होत्रा वनहुआ से मिलने से डरता है? पहले मुझे डर था कि ध्रुव की पारिवारिक स्थिति बहुत खराब है और सना कपूर की मां बैंक की अध्यक्ष और नेता हैं। वह मल्होत्रा वनहुआ से एक बार मिल चुका था और उसे उस समय मल्होत्रा वनहुआ की आंखों में छिपी उदासीनता और तिरस्कार की गहरी याद थी। उसे उस समय की अपनी शक्तिहीनता और हीन भावना भी गहराई से याद थी। ये सोचते हुए ध्रुव मुस्कुराया और स्नेहा अरोड़ा के साथ बैंक की ओर चल दिया। ध्रुव ने आखिरकार उत्सुकता से पूछा, तुम मुझे बैंक क्यों लेकर आए हो? स्नेहा अरोड़ा के चेहरे पर एक सुंदर मुस्कान खिल उठी। मैं तुम्हें कुछ इनाम दूंगी।
दादाजी जानते हैं कि मैंने 50 साल पुराना एस्ट्रेगलस लिया था। क्या तुमने नहीं कहा था कि मेरा भाई परिवार पहले कंजूस था? मैं तुम्हें कुछ और पैसे दूंगी। ध्रुव ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, मैंने क्या सोचा था कि यह क्या है? भूल जाओ, वास्तव में इसकी कोई जरूरत नहीं है। नहीं, मेरे साथ आओ। स्नेहा अरोड़ा ने वास्तव में नखरे दिखाए और ध्रुव असहाय होकर मुस्कुराया और स्नेहा अरोड़ा के पीछे बैंक में चला गया। दोनों बैंक में चले गए और स्नेहा अरोड़ा ने ध्रुव से कहा, थोड़ी देर लॉबी में बैठो। वैसे मुझे अपना बैंक कार्ड नंबर दो। ध्रुव ने अपनी नाक को छुआ और स्नेहा अरोड़ा को अपना कार्ड नंबर दिया। स्नेहा अरोड़ा के जाने के बाद वह अपने पैरों को मोड़कर हॉल में बैठ गया और चारों ओर देखने लगा। उसके हृदय में एक भावना की अनुभूति थी। वह और सना कपूर 3 साल पहले एक साथ यहाँ आए थे। सना कपूर कुछ लेने के लिए अपनी माँ के पास आई थी। वह सना कपूर का इंतजार करते हुए हॉल में खड़ा था। अंत में सना कपूर और मल्होत्रा वनहुआ एक साथ बाहर निकले। उन्होंने मुस्कुराकर मल्होत्रा वनहुआ का अभिवादन किया, लेकिन जो चीज़ उनका इंतजार कर रही थी वह थी मल्होत्रा वनहुआ की उदासीनता और हार्दिक अवमानना। ध्रुव को अभी भी उस समय मल्होत्रा वनहुआ के हाव भाव याद हैं। अगर उस समय बैंक में इतने लोग नहीं होते तो वह अनुमान लगा सकता था कि मल्होत्रा वनहुआ उससे क्या कहेगा। अब जब चीज़ें और लोग बदल गए हैं तो ध्रुव अचानक बहुत उत्सुक हो गया। अगर मल्होत्रा वनहुआ को अब उसकी पहचान पता होती तो उसका सामना करते समय उसके चेहरे पर किस तरह का भाव होता। जैसे ही वह इसके बारे में सोच रहा था, अचानक हॉल से ऊंची एड़ी के जूतों की आवाज़ आई। ध्रुव ने देखा और तुरंत अपनी बाहें उठाईं, ये सोचकर कि काव काव यहाँ है और यह मल्होत्रा वनहुआ निकला। मल्होत्रा वनहुआ एक सक्षम और सुंदर महिला है। वह इस समय बैंक की वर्दी पहने हुए है, उसके बाल बंधे हुए हैं और ऊंची एड़ी के जूते हैं। वह एक मजबूत महिला की विशिष्ट छवि है। इस सुंदर और गोरे चेहरे पर आदतन उदासीनता का संकेत था। आखिरकार नेता के रूप में मल्होत्रा वनहुआ को उदास चेहरा रखने की आदत थी। ध्रुव ने मल्होत्रा वनहुआ को देखा। मल्होत्रा वनहुआ ने इस समय ध्रुव की निगाहों को देखा और ध्रुव को देखा। वह पहली नजर में ध्रुव को नहीं पहचान पाए और एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। 3 सेकंड के बाद उसने भौहें सिकोड़ लीं। ध्रुव ने मल्होत्रा वनहुआ को देखा और एक पल के लिए उसे समझ में नहीं आया कि क्या कहना है। उसने अपना सिर खुजलाया और मुस्कुराते हुए कहा, नमस्ते चाची। मल्होत्रा वनहुआ ने ध्रुव को ऊपर से नीचे तक देखा। उसने साधारण सस्ते कपड़े पहने थे, कोई ब्रांड नहीं दिख रहा था, कपड़े और जूते बेकार थे, उसके हाथ में कोई घड़ी नहीं थी और कोई सजावट नहीं थी। बस एक पल में मल्होत्रा वनहुआ ने ध्रुव के आर्थिक स्तर का अंदाजा लगा लिया। यह अभी भी 3 साल पहले जितना ही खराब था। यह एक अंतर्ज्ञान था जो उसने लंबे समय तक बैंक में काम करने से विकसित किया था। मल्होत्रा वनहुआ की आंखें ठंडी हो गईं और वह ध्रुव को अनदेखा करके वहां से चली जाना चाहती थी। लेकिन फिर मैंने सोचा, क्या वह मेरी बेटी सना कपूर को परेशान करने के लिए यहाँ नहीं आई है? ये सोचते हुए उसने उदासीनता से कहा, तुम यहाँ क्यों हो? ध्रुव मुस्कुराया, मैं एक दोस्त के साथ व्यापार के लिए यहाँ आया हूँ। मैंने सुना है कि तुम पिछले कुछ सालों में गायब हो गई हो। तुम कहाँ गई हो? बाहर काम कर रही थी आंटी। मल्होत्रा वनहुआ ने सिर हिलाया और एक नर्म मुस्कान के साथ कहा, यह देखा जा सकता है कि मैं वास्तव में व्यर्थ काम में व्यस्त हूँ। हर कोई इस वाक्य में विडंबना सुन सकता था। ध्रुव ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। अब वे एक ही स्तर पर नहीं हैं। क्या आप मेरी बेटी से मिले हैं? हाँ, हम 2 बार मिले हैं। मल्होत्रा वनहुआ ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि वह अब सिन्हा परिवार के युवा मास्टर के साथ रिश्ते में है। मुझे पता है। जब तक तुम्हें पता है, मैं नहीं चाहता कि तुम उसकी जिंदगी में खलल डालो। तुम और यंग मास्टर सिन्हा के बीच का अंतर भी तुम्हें पता है। वह आसमान जितना ऊंचा है और तुम जमीन पर धूल की तरह विनम्र हो। मुझे लगता है कि तुम अपने दिल में इसे अच्छी तरह से जानते हो। तुम और मेरी बेटी एक ही दुनिया से नहीं हैं। ध्रुव मुस्कुराया। ये वाक्य सही था। सना कपूर वास्तव में अब उसी दुनिया से थी। उसने सिर हिलाया, हाँ आंटी, हम वास्तव में अब एक ही दुनिया से नहीं हैं। मल्होत्रा वनहुआ ने खुशी से मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा लगता है कि पिछले 3 सालों में तुम बहुत बदल गए हो और आखिरकार तुम स्पष्ट सोच वाले हो गए हो। अपने भाग्य को जल्दी पहचान लेना कोई बुरी बात नहीं है। तुम एक गरीब परिवार के बच्चे हो और तुम्हें इस जीवन में हमारी तरह एक निम्न वर्गीय जीवन जीना ही है। विभिन्न सामाजिक वर्गों के लोगों के लिए इस जीवन में कोई अंतर नहीं होता है। ध्रुव ने सिर हिलाया, हाँ आंटी, आपने जो कुछ भी कहा वह सही है। मल्होत्रा वनहुआ मुस्कुराए। हालांकि वह मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में उपहास और व्यंग्य का एक संकेत था। ऐसा लग रहा था कि वह सही था कि ध्रुव अपने जीवन में कभी सफल नहीं होगा। ये सोचकर मल्होत्रा वनहुआ थोड़ा भावुक हो गया। ऐसा लग रहा था कि उसकी दृष्टि निर्दयी थी और उसका चुनाव गलत नहीं था। उस समय मैं ध्रुव और सना कपूर के बीच गलतफहमी पैदा करने के लिए कुछ तरकीबें अपना सकता था जिससे वे अलग हो जाएं। उस समय मुझे थोड़ा दोषी महसूस हुआ जब मैंने सना कपूर को इतना दुखी होकर रोते हुए देखा। लेकिन अब जब उसने ध्रुव को अभी भी एक हारे हुए व्यक्ति की तरह देखा तो मल्होत्रा वनहुआ को तुरंत कोई अपराधबोध नहीं हुआ और वह केवल खुश महसूस कर सकती थी। तुम्हारा चुनाव वाकई सही है। ठीक है, चूंकि तुम अपनी चाची को पहचान सकते हो इसलिए मैं तुम्हें और कुछ नहीं बताऊंगी। अपना जीवन अच्छे से जियो। गरीब होना ठीक है, लेकिन तुम्हें प्रगति करनी होगी। मैं पहले जाकर काम पर लग जाऊंगी। मल्होत्रा वनहुआ ने ध्रुव को उदासीनता से देखा, पीछे मुड़ी और वीआईपी ग्राहक कक्ष में चली गई। जैसे ही वह वीआईपी ग्राहक कक्ष में चली गई, मल्होत्रा वनहुआ ने तुरंत अपना भाव बदल दिया। उसके चेहरे पर एक चापलूसी भरी मुस्कान थी। उसने जल्दी से झुककर मुस्कुराते हुए कहा, मिस बाई, मैं यहाँ हूँ, मैंने तुम्हें बहुत देर तक इंतजार करवाया। स्नेहा अरोड़ा कुर्सी पर बैठी और मल्होत्रा वनहुआ को लापरवाही से देखा और कहा, अगली बार जब तुम मुझे देखो तो होशियार बनो और मेरा समय बर्बाद मत करो। अरे हाँ मिस बाई, मैं अगली बार ऐसा करूंगा। मल्होत्रा वनहुआ लगभग दिल से विनम्र है। आम लोगों की नज़र में वह इस बैंक की अध्यक्ष और बड़ी नेता हैं, लेकिन इन बड़े घरानों की नज़र में वह कुछ भी नहीं है। वह बुरी इंसान नहीं है। यहाँ तक कि हुआ परिवार भी, वह एक दूसरे दर्जे के परिवार को अपमानित नहीं कर सकती। इसके अलावा वह केवल इसलिए अध्यक्ष बन पाई क्योंकि उसका हुआ परिवार के किसी व्यक्ति के साथ संबंध था। पद पाने के लिए वह हुआ परिवार के कम से कम 6 या 7 लोगों के साथ गई थी। बेशक यह उसका रहस्य है। इस समय उसे नहीं पता था कि हुआ परिवार बहुत पहले ही ध्रुव के सामने आत्मसमर्पण कर चुका था। अगर उसे पता होता। अब स्नेहा अरोड़ा को आते देख मल्होत्रा वनहुआ ने असम्मान करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए उसने जल्दी से चापलूसी की और मुस्कुराया, मिस बाई, इस बार आप यहाँ क्या काम से आई हैं? मेरे दोस्त के कार्ड में कुछ पैसे ट्रांसफर करें। मेरे कार्ड की ऑनलाइन सीमा है। ठीक है, आप कितना ट्रांसफर करना चाहती हैं? स्नेहा अरोड़ा ने एक पल सोचा और कहा, पहले 5 मिलियन ट्रांसफर करते हैं। मल्होत्रा वनहुआ ने मन ही मन आश्चर्य किया, ये 5 मिलियन है। सालों की मेहनत के बाद भी उसके लिए कमाना मुश्किल था और क्योंकि सना कपूर के पिता की विज्ञापन कंपनी को नुकसान हुआ था, इसलिए उसने चुपके से बैंक से बहुत सारा पैसा गबन कर लिया था। पहले से ही बहुत बड़ा अंतर है और जल्द ही साल भर का सर्वेक्षण किया जाएगा। अब वह सिन्हा परिवार पर भरोसा कर रही है। इस समय जब उसने स्नेहा अरोड़ा को लाखों डॉलर लेकर घूमते देखा तो उसे ईर्ष्या हुई। अपने दिल में लालच को दबाते हुए मल्होत्रा वनहुआ ने सम्मानपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है मिस बाई, आपके दोस्त का कार्ड नंबर क्या है?
अध्यक्ष मल्होत्रा वनहुआ व्यक्तिगत रूप से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं और केवल स्नेहा अरोड़ा जैसे लोग ही ऐसा कर सकते हैं। स्नेहा अरोड़ा ने मल्होत्रा वनहुआ को एक कार्ड नंबर फेंका, बस इसे इस कार्ड में ट्रांसफर कर दो। यह अच्छा है। मल्होत्रा वनहुआ ने तुरंत इसे संभालना शुरू कर दिया और एक पल के बाद उसने भौहें सिकोड़ ली। मिस बाई, आपके दोस्त का अंतिम नाम है ये। अध्याय 173 मल्होत्रा वनहुआ की शंकाएं। स्नेहा अरोड़ा ने मल्होत्रा वनहुआ की ओर देखा। हाँ, क्या बात है? मल्होत्रा वनहुआ का दिल धड़क उठा। अभी अभी ध्रुव ने बाहर कहा कि वह एक दोस्त के साथ व्यापार करने आया है। ये दोस्त, क्या ये स्नेहा अरोड़ा नहीं हो सकती? ये सोचते ही मल्होत्रा वनहुआ का दिल तेजी से धड़कने लगा। अगर ध्रुव स्नेहा अरोड़ा के परिवार का दोस्त होता तो वह बहुत सफल होता। बाई परिवार की ताकत से वह सिर्फ कुछ शब्दों से लगातार कई स्तरों पर पदोन्नत हो सकता था। अगर बाई परिवार उसका साथ देने को तैयार हो तो मल्होत्रा वनहुआ भी भविष्य में बेंगलोर शहर में बदलाव ला सकता है। मल्होत्रा वनहुआ जितना इस बारे में सोचती उतनी ही तेजी से उसका दिल धड़कता। अगर वह चाहती है कि ध्रुव उसे सच में जाने तो वह तुरंत सना कपूर और रोहन मल्होत्रा से ध्रुव से अपने रिश्ते खत्म करने और ध्रुव से फिर से प्यार करने के लिए कहेगी। उसे ध्रुव को अपना दामाद बनाना होगा। ये सोचते हुए मल्होत्रा वनहुआ ने घबराई हुई निगाहों से स्नेहा अरोड़ा की ओर देखा और संकोच से पूछा, मिस बाई, क्या मैं पूछ सकता हूँ आपकी सहेली का पूरा नाम क्या है? स्नेहा अरोड़ा ने भौहें सिकोड़ी और अचानक मल्होत्रा वनहुआ को ठंडे अंदाज में देखा। क्या ये कोई व्यावसायिक सवाल है जो आप पूछ रही हैं या आपका कोई निजी सवाल है? स्नेहा अरोड़ा की आंखों में देखते हुए मल्होत्रा वनहुआ चौंक गया और जल्दी से समझाया, यह मेरा निजी मामला है। निजी सवालों को भूल जाओ। तुम मेरी सहेली का नाम जानने के लायक नहीं हो। स्नेहा अरोड़ा ने उदासीनता से कहा। इस वाक्य से मल्होत्रा वनहुआ का चेहरा लाल और सफेद हो गया और वह शरारती ढंग से मुस्कुराई। ठीक है, मैं बहुत बातूनी हूँ मिस बाई, कृपया एक मिनट रुकिए, मैं अभी आपके लिए पैसे ट्रांसफर कर देती हूँ। मल्होत्रा वनहुआ ने अपना सिर नीचे किया और स्नेहा अरोड़ा के प्रति किसी भी तरह की नफरत की हिम्मत न करते हुए उदास होकर काम करना शुरू कर दिया। आपको पता होना चाहिए कि बाई परिवार सिर्फ एक शब्द से अपने परिवार के लिए बेंगलोर में जीवित रहना असंभव बना सकता है। वह अंधी नहीं है। व्यापार करते समय मल्होत्रा वनहुआ ने ये नाम के व्यक्ति का पूरा नाम जानना चाहा। हालांकि क्योंकि इसमें गोपनीयता शामिल थी इसलिए उसे जांच करने का कोई अधिकार नहीं था और उसकी जिज्ञासा और संदेह अधिक से अधिक तीव्र होते गए। ये नाम के बहुत कम लोग हैं और यह ध्रुव है। क्या ये वही हो सकता है? मल्होत्रा वनहुआ ने सिर्फ जिज्ञासा से स्नेहा अरोड़ा के लिए पैसे ट्रांसफर किए, फिर सम्मानपूर्वक स्नेहा अरोड़ा को कार्ड दिया और मुस्कुराते हुए कहा, मिस बाई, आपके लिए पैसे ट्रांसफर कर दिए गए हैं। मिस बाई ने कार्ड लिया और खड़ी हो गई और विनम्रतापूर्वक कहा, परेशानी के लिए क्षमा करें। उसके बाद वह मुड़ी और बाहर चली गईं। मल्होत्रा वनहुआ की आंखें चमक उठीं। ये जानना बहुत आसान था कि यह व्यक्ति ध्रुव था या नहीं। क्या ये पता लगाना आसान नहीं होगा कि वे दोनों एक दूसरे को जानते हैं या नहीं? वह भी बाहर चली गई, लेकिन ध्रुव अब हॉल में नहीं था। स्नेहा अरोड़ा सीधे बाहर चली गईं, जहां बाहर एक बेंटले खड़ी थी। मल्होत्रा वनहुआ फर्श से छत तक की खिड़की के पास खड़ा था और ध्यान से कार के अंदर देख रहा था। स्नेहा अरोड़ा कार के पास गई, दरवाजा खोला और बैठ गई। जिस क्षण उसने दरवाजा खोला, मल्होत्रा वनहुआ ने सह पायलट में बैठे एक व्यक्ति को स्पष्ट रूप से देखा। वह व्यक्ति, वह ध्रुव जैसा क्यों दिख रहा था? मल्होत्रा वनहुआ का दिल धड़कने लगा और उसकी सांसें अचानक तेज हो गईं। लेकिन क्योंकि वह स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रही थी, उसे यकीन नहीं था कि यह ध्रुव है या नहीं। इस पल वह आकृति वास्तव में ध्रुव के 80% समान थी। मल्होत्रा वनहुआ भारी सांस ले रहा था। क्या वह ध्रुव का है? ध्रुव अब वास्तव में बेंटले चलाता है? कैसे हो सकता है? वह एक अमीर आदमी की तरह नहीं दिखता है। बेंटले बस बैंक के पास से गुजरी और मल्होत्रा वनहुआ की आंखें लगभग उसकी आंखों से बाहर निकल आईं। हालांकि क्योंकि यह गोपनीयता कांच था इसलिए वह अंदर क्या था ये बिल्कुल नहीं देख पाए। बेंटले को जाते देख मल्होत्रा वनहुआ के चेहरे पर एक के बाद एक झटके दिखाई दिए। नहीं, पहले पूछना होगा। ये सोचकर वह तुरंत अपने दफ्तर में आई और सना कपूर को बुलाने के लिए तैयार हो गई। कुर्सी पर बैठी मल्होत्रा वनहुआ ने अपने पैरों को क्रॉस किया, काले मोजे पहने और अपने ऊंची एड़ी के जूते अपने पैरों पर रखे। वह 42 साल की हो गई है, लेकिन उम्र का कोई निशान नहीं है। क्योंकि मुझे कपड़े पहनना आता है और क्योंकि मैं धूप में निकले बिना बैंक में काम करती हूँ, मैं सप्ताह के दिनों में रखरखाव पर भी ध्यान देती हूँ, इसलिए मैं 30 साल की दिखती हूँ। गोरी त्वचा, भरा हुआ शरीर, सोने के फ्रेम वाला चश्मा और एक बाल वर्दी। एक विशिष्ट सुंदरता जिसमें अभी भी आकर्षण है। तभी एक आदमी दफ्तर में चला आया। जैसे ही वह आदमी अंदर आया, उसने दफ्तर का दरवाजा बंद कर दिया और मल्होत्रा वनहुआ को एक दुष्ट मुस्कान दी। बहन, क्या तुम्हें मेरी याद आई? वह बेपरवाही से बैठ गया, मल्होत्रा वनहुआ को अपनी गोद में बिठा लिया और मल्होत्रा वनहुआ के मोजे पहने पैरों को अपने बड़े हाथों से सहलाता रहा। मल्होत्रा वनहुआ ने अपना हाथ झटक दिया और नखरे से कहा, तुम अब और जीना नहीं चाहते? आज हॉल में बहुत भीड़ है, क्या तुम्हें देखे जाने का डर नहीं है? उस आदमी ने कहा, क्या बात है, मैं अपने काम की रिपोर्ट करने आया था। वे और क्या पकड़ सकते हैं? मल्होत्रा वनहुआ शर्मा गई, अपने लाल होठों को चाटा और आकर्षक ढंग से मुस्कुराई। उसने धीरे से अपनी ज़ैद उंगलियों से उस आदमी की छाती को पकड़ा और रहस्यमय और मोहक आंखों से कहा, तुम कैसे रिपोर्ट करते हो? वह आदमी दुष्टता से मुस्कुराया और मल्होत्रा वनहुआ के कान में फुसफुसाया, पहले तुम रिपोर्ट करो फिर मैं करूंगा। मल्होत्रा वनहुआ ने उस आदमी को घूर कर देखा, लेकिन आज्ञाकारी ढंग से घुटनों के बल बैठ गई। उस आदमी के सामने जैसे ही मल्होत्रा वनहुआ ने अपना सिर नीचे किया और फिर ऊपर उठाया, उसके ऑफिस के हाथ से एक अजीब सी आवाज निकली। आवाज। मल्होत्रा वनहुआ ने उस आदमी को उत्तेजक नजरों से देखा। मल्होत्रा वनहुआ के बार बार के हमलों के आगे वह आदमी खुद को रोक नहीं पाया और उसने मल्होत्रा वनहुआ के सिर को जोर से नीचे धकेल दिया। मल्होत्रा वनहुआ ने वो कहा, उसके चेहरे पर दर्द का भाव आया और फिर एक शर्मिंदगी दिखाई दी। कुछ मिनटों के बाद वह आदमी जल्दी से खड़ा हुआ और अपने कपड़े पहन लिए। मल्होत्रा वनहुआ ने उस आदमी को घूरते हुए नाराजगी से कहा, अगली बार जब तुम ऐसा करो तो यहाँ मत आना। बेकार की चीज। आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। यहाँ बहुत तनाव है, तुम रात को बाहर आओ और हम साथ में बाहर जाएं। मल्होत्रा वनहुआ ने अपनी आंखें घुमाई, तुम्हें ऐसा लगता है मेरा आदमी घर पर है और बाहर नहीं जा सकता? अब क्या है? मल्होत्रा वनहुआ ने आकर्षक ढंग से मुस्कुराया, मैं काम से छुट्टी मिलने के बाद बाथरूम में तुम्हारा इंतजार करूंगी। अगर तुम असफल हो गए तो इसके बारे में दोबारा सोचना भी मत। वह आदमी हंसा, मल्होत्रा वनहुआ के भरे हुए और लचीले स्तनों को दबाया और फिर संतुष्ट होकर बाहर चला गया। उस आदमी का नाम राहुल नायर है, जो एक बैंक क्लर्क है और वह मल्होत्रा वनहुआ के साथ करीब 2 साल से रिलेशनशिप में है। कोई रास्ता नहीं है, घर पर भी नहीं, साथ ही मल्होत्रा वनहुआ की भूख बहुत है, वह खूबसूरत है और उसका फिगर बेहद आकर्षक है। वह बस थोड़ी सी तरकीब से बहुत से पुरुषों को रिझा सकती है। राहुल नायर के जाने के बाद मल्होत्रा वनहुआ ने सना कपूर को फोन किया। अरे मॉम, क्या बात है? मल्होत्रा वनहुआ ने कहा, जुए, मॉम तुमसे कुछ पूछना चाहती हैं। क्या तुम उस ध्रुव से मिली हो? मल्होत्रा वनहुआ को ध्रुव से पूछते हुए सुनकर सना कपूर एक पल के लिए चुप हो गई और बोली, मैंने तुम्हें पहले भी देखा है, क्या बात है मॉम?
जब तक तुमने उसे देखा है, क्या तुम्हें लगता है कि उसमें कुछ गड़बड़ है? आखिर क्या गड़बड़ है? मल्होत्रा वनहुआ ने आंखें घुमाते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है कि वह अमीर आदमी जैसा दिखता है, या वह उतना ही गरीब है जितना 3 साल पहले था? जब सना कपूर ने इस सवाल का जिक्र किया तो उसे समझ नहीं आया कि इसका जवाब कैसे दिया जाए। दरअसल वह भी इस सवाल को लेकर बहुत उलझन में थी। ध्रुव बिल्कुल भी अमीर नहीं दिखता, लेकिन उसके साथ ऐसा कई बार हुआ है और अब वह इसे समझ नहीं पा रही है। एक पल सोचने के बाद सना कपूर ने अपना सिर हिलाया और कहा, माँ, मुझे नहीं पता कि ध्रुव की अब क्या स्थिति है और मुझे नहीं पता कि वह क्या कर रहा है, लेकिन वह अमीर आदमी जैसा नहीं दिखता। मल्होत्रा वनहुआ को पता था कि वह क्या कह रही है और उसने सिर हिलाया। ठीक है, तो माँ जानती है। माँ, तुम ये क्यों पूछ रही हो? मल्होत्रा वनहुआ ने जवाब देने से परहेज किया। कुछ नहीं, मुझे अचानक उसका ख्याल आ गया। ठीक है। फोन रखने के बाद मल्होत्रा वनहुआ के चेहरे पर उलझन के भाव दिखाई दिए। ये ध्रुव अमीर आदमी जैसा नहीं दिखता। क्या वह कम महत्वपूर्ण होने का नाटक कर रहा था? मल्होत्रा वनहुआ ने अपने होंठ काटे। नहीं, उसे सना कपूर को और अधिक जानने का मौका देना था। यदि ध्रुव वास्तव में 3 साल पहले से अलग है तो उसे सना कपूर और ध्रुव को एक साथ रहने देना चाहिए, चाहे कोई भी तरीका हो। 3 साल पहले उसने जानबूझकर सना कपूर को रहने का खर्च देने से इनकार कर दिया, जिससे सना कपूर का जीवन बहुत कठिन हो गया। ध्रुव उस समय गरीबी में जी रहा था, इसलिए सना कपूर को इस बात की परवाह नहीं थी कि उसके पास पैसा है या नहीं, लेकिन अगर सना कपूर के पास पैसा नहीं है तो उसे पैसे का महत्व पता होगा। इसके अलावा मल्होत्रा वनहुआ को पता था कि उस समय ध्रुव का जन्मदिन था, इसलिए सना कपूर निश्चित रूप से ध्रुव को आश्चर्यचकित करने का एक तरीका खोज लेगी। उसने जानबूझकर सना कपूर के पास पैसे नहीं होने दिए और सना कपूर को यह बता दिया कि पैसा दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। पैसे के बिना प्यार और रोटी सब मजाक हैं। उसका मूल इरादा सना कपूर को यह बताना था कि पैसे न होने पर उसे कितना असहज महसूस होता है और फिर सना कपूर को जगाना और ध्रुव से रिश्ता तोड़ना। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि सना कपूर स्कूल में दूसरी पीढ़ी के एक अमीर लड़के के साथ हार खरीदने के लिए राजी हो जाएगी और संयोग से ध्रुव ने उसे देख लिया। ध्रुव को बस यही लगा कि सना कपूर ने उसके साथ धोखा किया है। दरअसल केवल मल्होत्रा वनहुआ को ही पता था कि सना कपूर सिर्फ ध्रुव के जन्मदिन पर पैसे बदलने के लिए हार चाहती थी, क्योंकि उस दिन दोपहर को सना कपूर वापस आए और उससे पैसे मांगे, लेकिन उसने उसे पैसे नहीं दिए। सना कपूर नाराज हो गई और लाल आंखों से बोली कि उसे पैसे जरूर मिलेंगे। इन सब के पीछे स्वाभाविक रूप से कारण है, लेकिन मल्होत्रा वनहुआ को बिल्कुल भी दोषी महसूस नहीं होता, क्योंकि वे दोनों एक ही दुनिया से नहीं हैं। इधर ध्रुव और स्नेहा अरोड़ा बैंक से बाहर निकले। स्नेहा अरोड़ा पैसेंजर सीट पर बैठी और ध्रुव की ओर कार्ड फेंका। ध्रुव ने अपनी बाहें उठाई। क्या हुआ? मैंने तुम्हें 5 मिलियन ट्रांसफर किए हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा पैसे नहीं हैं। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए कार खरीदने में पैसे खर्च करूंगा। मुझे कार खरीदनी है। क्यों? ध्रुव उलझन में था। स्नेहा अरोड़ा ने गुनगुनाया, एक आदमी के पास अपनी कार होनी चाहिए। हमेशा एक औरत की कार चलाना बोरिंग होता है। ध्रुव मुस्कुराया, मेरे पास एक कार है और अगर मैं इसे नहीं चलाऊंगा तो ये बेकार है। मैं इसे खरीदने में अपना पैसा बर्बाद करने जा रहा हूं क्योंकि मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है। नहीं, तुम्हें इसे खरीदना ही होगा। मैं इस पैसे से तुम्हारे लिए कार खरीदूंगा। मुझे निराश मत करना। ध्रुव ने अपने होंठ सिकोड़े। चलिए इस बारे में बाद में बात करते हैं। वैसे क्या तुम्हारा परिवार दवा बनाने वाला परिवार नहीं है? क्या तुम्हारे पास कीमिया बनाने के उपकरण हैं? स्नेहा अरोड़ा ने एक पल सोचा और कहा, ऐसा लगता है दादाजी के पास कीमिया भट्टी है, लेकिन वे इसका इस्तेमाल करना नहीं जानते और इसे घर पर रखते हैं। ठीक है, तो मैं तुम्हारे घर जाऊंगा और मैं इसका इस्तेमाल करना चाहता हूँ। ध्रुव, मुझे मत बताओ कि तुम अमृत बना सकते हो, है ना? स्नेहा अरोड़ा चौंक गई। ध्रुव ने उसकी ओर देखा। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा और अगर नहीं हुआ तो क्या होगा? अगर तुम कर सकती हो तो हम वही शादी कर सकते हैं। हम आज शादी करेंगे। मुझे तुम्हारी दुल्हन की कीमत का एक पैसा भी नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हें मेरे भाई परिवार की सारी संपत्ति का आधा हिस्सा मिलेगा। स्नेहा अरोड़ा ने ध्रुव को घूर कर देखा। ध्रुव ने अपने मुंह के कोने को हिलाया। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैंने बेंगलोर में कभी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में नहीं सुना जो कीमिया बनाना जानता हो। क्या तुम सच में इसमें अच्छे हो? ध्रुव मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा। वास्तव में स्नेहा अरोड़ा सही थी। एक अर्थ में कीमियागरों का दर्जा साधकों से ऊंचा होता है, क्योंकि संबंधित अमृत न केवल सभी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, बल्कि साधकों की ताकत में भी सुधार कर सकते हैं और आम लोगों के लिए और भी अधिक जादुई दवाएं हैं। स्नेहा अरोड़ा को लगा कि वह एक चमत्कारी डॉक्टर को जानता है जो अमृत बना सकता है, लेकिन वह पहले से ही 70 साल के करीब था और ध्रुव अभी 20 साल का ही है। अगर वह वाकई कीमिया बना सकता है तो उसका भविष्य असीम है। कोई आश्चर्य नहीं कि स्नेहा अरोड़ा ने ये शब्द कहे। जल्द ही वे बाई के घर पहुंच गए, कार पार्क की और साथ में बाई के घर के बीच में स्थित विला में चले गए। जैसे ही स्नेहा अरोड़ा अंदर जाने वाली थी, ध्रुव अचानक पीछे से चिल्लाया, हिलना मत। स्नेहा अरोड़ा ने अकड़कर ध्रुव को देखा। न जाने क्यों ध्रुव के चेहरे पर बहुत गंभीर भाव थे और उसे खून की गंध आ रही थी। यह मरे हुओं के खून की गंध है। अध्याय 174 का पर्दाफाश। पीछे हटो। ध्रुव ने दहाड़ लगाई। स्नेहा अरोड़ा का चेहरा अचानक पीला पड़ गया और उसे तुरंत ही यह अंदेशा हो गया कि कुछ हुआ होगा। ध्रुव के पीछे पीछे हटने के बाद ध्रुव आगे बढ़ा और दरवाजा थोड़ा सा खोला। उसकी मांसपेशियां तनावग्रस्त थीं, उसकी नसें अपनी सीमा पर थीं और वह हमेशा आपात स्थितियों का सामना करने के लिए तैयार रहता था। हालांकि कुछ नहीं हुआ। ध्रुव ने विला का दरवाजा खोला और विला के अंदर का दृश्य देखकर उसकी आंखें अचानक बदल गईं। स्नेहा अरोड़ा इतनी डर गई कि वह चिल्ला उठी, स्टीवर्ट वो। विला के बीच में एक आदमी खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था। उसका शरीर घावों से ढका हुआ था और वह मरा हुआ लग रहा था। ये तुम्हारे दादाजी के लिए है। ध्रुव ने तुरंत प्रतिक्रिया की और विला में चला गया। विला की पहली मंजिल पर कोई हलचल नहीं थी। स्नेहा अरोड़ा इतनी डर गई कि वह रोने ही वाली थी। वह कांप उठी और बोली, ध्रुव, मैं तुमसे विनती करती हूँ, कृपया ऊपर जाकर देखो। मेरे दादाजी ऊपर हैं। ध्रुव ने भौहें सिकुड़ी और बिना कुछ कहे ऊपर की ओर भाग गया। दूसरी मंजिल के एक कमरे में बाई योहुआ ने अपना पेट पकड़ लिया और अपने सामने काले रंग का मुखौटा पहने हुए आदमी पर दहाड़ते हुए कहा, तुम कमीने, मैं तुमसे लड़ूंगा। अगर तुमने मेरे भाई परिवार में परेशानी पैदा करने की हिम्मत की तो तुम मर भी जाओगे तो भी नहीं। बाई योहुआ ने मार्शल आर्ट का भी अभ्यास किया था और थोड़ा कुंग फू भी जानता था। वह सीधे काले रंग के मुखौटा पहने हुए आदमी की ओर बढ़ा। हालांकि उस आदमी ने बाई योहुआ को सिर्फ थप्पड़ मारा और उसे उड़ा दिया, जिससे वह जमीन पर जोर से गिरा और खून की उल्टी करने लगा। बाई योहुआ पूरी तरह से खड़े होने की ताकत खो बैठा। उसके शरीर की सारी हड्डियां लगभग टूट चुकी थीं और उसके पेट पर एक बहुत बड़ा घाव था। मुखौटे के नीचे काले रंग के आदमी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान दिखाई दी। मास्टर बाई, तुम जाकर मर सकते हो। क्या तुम मरने से पहले मुझे बता सकते हो कि तुम कौन हो? बाई योहुआ का दिल टूट गया और उसने काले रंग के आदमी को कांपते हुए देखा। नहीं, तुम क्यों? एक मरे हुए आदमी को इतना कुछ जानने की जरूरत है? काले कपड़े वाला आदमी ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराया और अपनी पूरी ताकत से बाई योहुआ को मारा। बाई योहुआ ने अपनी आंखें बंद कर ली और सब कुछ स्वीकार कर लिया।
जब वह गोली मारने ही वाला था, कमरे का दरवाजा लात मारकर खोला गया। ध्रुव का शरीर एक प्रतिरूप में बदल गया और काले कपड़े वाले आदमी के सामने चमक उठा और सीधे काले कपड़े वाले आदमी की छाती पर मुक्का मारा। काले कपड़े वाला आदमी चकमा नहीं दे पाया और मुक्का खा गया। उसे लगा जैसे उसे ट्रक ने टक्कर मार दी हो। वह पीछे की ओर उछला और दीवार से टकराया, जिससे दीवार में एक गड्ढा बन गया। उसने मुंह से खून थूका और जब उसने देखा कि कुछ गड़बड़ है तो वह भागने ही वाला था। ध्रुव ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराया, क्या तुम अभी भी भागना चाहते हो? उसने बस चकमा दिया और उसके और काले कपड़े वाले आदमी के बीच की दूरी एक झटके में गायब हो गई और वह एक पल में काले कपड़े वाले आदमी के सामने था। काले कपड़े वाले आदमी की आंखों में आश्चर्य और भय का भाव था। कोई इतना तेज कैसे हो सकता है? इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, ध्रुव के बड़े हाथ ने अचानक उसके गले की हड्डी को पकड़ लिया। बताओ, तुम कौन हो और तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? काले कपड़े वाले आदमी ने अपने मुंह के कोने से कुछ बुदबुदाया और बोलने ही वाला था कि अचानक उसके मुंह से काला खून का एक घूंट निकला। उसने आंखें घुमाई और मर गया। ध्रुव को अचानक कुछ बुरा लगा। उसने तुरंत काले कपड़े वाले आदमी का मुंह खोला, भौहें सिकुड़ी और कुछ देर तक उसे देखा। ध्रुव के दिल में गंभीरता महसूस हुई। यह एक और दक्षिण पूर्व एशियाई जहर निकला। पहले बायोहुआ में जहर दक्षिण पूर्व एशिया का एक प्रकार का सांप का जहर था और अब ये काला आदमी भी है। आखिर यह क्या है? बाई परिवार के खिलाफ कौन कार्रवाई करने जा रहा है? स्नेहा अरोड़ा इस समय दौड़कर आई और उसने बायोहुआ को जमीन पर मरते हुए देखा। वह तुरंत टूट गई और रोने लगी। बायोहुआ को उठाने के लिए दौड़ी। दादाजी, आप कैसे हैं? क्या आप ठीक हैं? बायोहुआ ने कमजोर मुस्कान दी। उसे लगा कि उसकी जान निकल रही है। यूरो दादाजी शायद इस बार टिक ना पाएं आप। स्नेहा अरोड़ा ने ये शब्द सुने तो फूट फूट कर रो पड़ी, जबकि ध्रुव ने भौहें सिकोड़ लीं। जब वह बायोहुआ के पास आया तो उसने अचानक अपनी उंगलियां फैलाईं और बायोहुआ के शरीर पर कई एक्यूपंक्चर बिंदुओं पर टैप किया और फिर स्नेहा अरोड़ा से कहा, जाओ एक चांदी की सुई ले आओ। स्नेहा अरोड़ा ने ध्रुव के चेहरे पर गंभीर भाव देखा, अपने पैर पटके और बिना कुछ कहे मुट्ठी भर चांदी की सुइयां लेने के लिए दौड़ी। ध्रुव ने उसे लिया और अपनी कलाई को झटका और दर्जनों चांदी की सुइयां तुरंत बायोहुआ के शरीर में घुस गईं। बायोहुआ अचानक कांप उठा और उसके पूरे शरीर में एक गर्माहट सी महसूस हुई, जैसे कि वह गर्म समुद्री पानी में भीग रहा हो। स्नेहा अरोड़ा इतनी डर गई कि वह फूट फूट कर रोने लगी और सिसकियों से उसका गला भर आया। ध्रुव, क्या मेरे दादाजी ठीक हैं? ध्रुव ने कुछ नहीं कहा और एक्यूपंक्चर तकनीक का इस्तेमाल जारी रखा। एक पल के बाद उसने चांदी की सुइयों को हटा दिया और बायोहुआ को उठाकर बिस्तर पर लेटा दिया। बायोहुआ का रंग पहले से बिल्कुल अलग था। बायोहुआ हैरान थी और स्नेहा अरोड़ा भी हैरान थी। वे जानते थे कि ध्रुव के पास मजबूत चिकित्सा कौशल है, लेकिन उन्होंने उससे इतना मजबूत होने की उम्मीद नहीं की थी। ध्रुव ने शांति से कहा, कोई बात नहीं बूढ़े आदमी, बस 2 दिन ठीक हो जाओ। बायोहुआ का दिल चौंक गया। उसे लगा था कि उसके आंतरिक अंग और हड्डियां टूटने वाली हैं। कम से कम 7 या 8 हड्डियां टूट गई थीं, लेकिन ध्रुव सिर्फ एक्यूपंक्चर का इस्तेमाल करके खुद को ठीक कर सकता है। ये वास्तव में एक चमत्कारिक डॉक्टर है। बायोहुआ उठकर ध्रुव को प्रणाम करने के लिए इंतजार नहीं कर सकती थी। श्रीमान, ये धन्यवाद, अगर आप नहीं होते तो मुझे आज अपनी जान की कीमत चुकानी पड़ती। मैं आपका जीवन ऋणी हूँ, बायोहुआ ने उत्साह से कहा। स्नेहा अरोड़ा ने भी ध्रुव को बहुत कृतज्ञता से देखा। ध्रुव द्वारा उसकी कई बार मदद करने के बाद उसे लगा कि वह ध्रुव का ऋणी है। बूढ़े आदमी, क्या तुम जानते हो कि यह व्यक्ति कौन है? ध्रुव ने पूछा। बायोहुआ ने अपना सिर हिलाया, मुझे नहीं पता। अभी आधे घंटे पहले यह आदमी मेरे बाई परिवार में घुस आया और सीधे मेरे विला में चला गया। मुझे रोकने के लिए इस जानवर ने बटलर वो को थप्पड़ मार दिया। सौभाग्य से तुम समय पर पहुंच गए। सीधे अपने विला में जाओ। ध्रुव ने भौहें सिकोड़ी। ऐसा लगता है कि वह तुम्हारे बाई परिवार की स्थिति के बारे में कुछ जानता है और वह तुम्हारे दैनिक ठिकाने के बारे में भी जानता है। ध्रुव एक पल के लिए चुप हो गया और बोला, मेरे विचार से ये व्यक्ति तुम्हारे बाई परिवार के सदस्यों में से किसी से कुछ हद तक संबंधित है। वह कोई परिचित व्यक्ति भी हो सकता है। बूढ़े आदमी, क्या उसने हाल ही में किसी के खिलाफ पाप किया है? बायोहुआ ने अपना सिर हिलाया। ध्रुव ने मन ही मन सोचा और एक पल के बाद उसके दिमाग में एक आकृति उभरी। क्या ये वे हो सकते हैं? हालांकि इस समय कोई सबूत नहीं था और ध्रुव बकवास नहीं कर सकता था। उसने बस बायोहुआ और स्नेहा अरोड़ा को सांत्वना दी। आखिरकार बायोहुआ बाई परिवार की मुखिया है। उसका दिल बहुत मजबूत है और वह जल्दी ही शांत हो जाता है। जब उसे पता चला कि ध्रुव को कीमिया भट्टी का उपयोग करने की आवश्यकता है तो वह तुरंत मुस्कुराया और कहा, श्री, ये कीमिया भट्टी मेरे बाई परिवार के विला के पीछे गोदाम में है। सप्ताह के दिनों में कोई भी वहां नहीं जाता है। यदि आप इसका उपयोग करना चाहते हैं तो बस वहां जाएं। ध्रुव ने सिर हिलाया। आज उसका मुख्य कार्य हृदय अमृत को परिष्कृत करना था। उसे आभास था कि उसके बड़े भाई मल्होत्रा त्यान की मृत्यु निश्चित रूप से कई लोगों का ध्यान आकर्षित करेगी और कोई निश्चित रूप से फिर से उससे मिलने आएगा। उसके पास जितनी अधिक ताकत थी, उसके बचने की उतनी ही अधिक उम्मीद थी। वह अपने 20वें दशक में उसके हाथों मरना नहीं चाहता था। ये सोचकर ध्रुव ने विनम्रता नहीं दिखाई और स्नेहा अरोड़ा को सीधे बाई परिवार के पीछे गोदाम में ले गया। ध्रुव को देखते ही स्नेहा अरोड़ा की आंखें बदल गईं। सारी उदासीनता और मनमुटाव गायब हो गया और केवल सम्मान और प्रशंसा थी। उसने ध्रुव को देखा और अचानक शर्मा गई। ध्रुव, क्या तुम्हें किसी की मदद की जरूरत है? अगर जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ रह सकती हूँ। ध्रुव ने उसकी ओर देखा और कहा, नहीं, कीमिया के लिए शांत वातावरण की जरूरत होती है। जब तुम बाहर जाओ तो किसी को भी आकर मुझे परेशान न करने दो। ठीक है। स्नेहा अरोड़ा ने कुछ निराशा के साथ ध्रुव को देखा, पीछे मुड़ी और बाहर चली गई। गोदाम का दरवाजा बंद करने के बाद ध्रुव ने गोदाम में बैंगनी लाल अमृत भट्टी को देखा और अमृत तैयार करने के लिए एक गहरी सांस ली। आयुर्वेद भवन से प्राप्त औषधीय सामग्री को क्रम से कीमिया भट्टी में रखा जाता है। ध्रुव ने सावधानी से गर्मी को नियंत्रित किया और समय समय पर उसने भट्टी में थोड़ी आध्यात्मिक ऊर्जा डाली। आध्यात्मिक ऊर्जा के बिना भी साधक अमृत बना सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक ऊर्जा के आशीर्वाद से सफलता की संभावना अधिक होगी और गुणवत्ता बेहतर होगी। जल्द ही ध्रुव के सिर पर पसीने की हल्की बूंदें आ गईं। अमृत को परिष्कृत करना कोई आसान काम नहीं था। भट्टी में 4 गोल और हरे अमृत पिघलकर धीरे धीरे बनने लगे। ध्रुव बहुत खुश हुआ। ये लगभग बन ही गया था। जल्द ही अमृत की हल्की सुगंध हवा में फैलने लगी और जिस क्षण यह आखिरकार बना, एक त्यानिक से अमृत बिखर गया। ध्रुव कड़वाहट से मुस्कुराया। 1 विफल हो गया और 3 हो गए। लेकिन यह सफलता दर बहुत अच्छी है। बूढ़े ने उसे बहुत सारे कीमिया कौशल सिखाए। ये सिर्फ इतना है कि वह अभी तक दायरे में नहीं पहुंचा है, इसलिए उसकी कई क्षमताओं का उपयोग करना मुश्किल है। जैसे जैसे उसकी ताकत में सुधार होगा, उसकी सफलता की दर और भी अधिक होती जाएगी। अपने हाथ में 3 हरी त्यानिक सिंह गोलियां पकड़े हुए ध्रुव अपनी खुशी को छिपा नहीं सका। बिना किसी देरी के वह तुरंत बैठ गया और निगलने और शोधन करने लगा। जैसे ही अमृत उसके पेट में गया, समृद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा तुरंत उसके अंगों और हड्डियों के माध्यम से तैरने लगी और अंत में ध्रुव के डेंटियन में पिघल गई। एक शोधन के साथ ध्रुव ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि 5वीं कक्षा के ग्रैंडमास्टर की बेड़ियां ढीली हो गई थीं। दूसरा शोधन शुरू होता है। एक पल के भीतर ध्रुव अचानक एक अद्वितीय आभा के साथ फट गया।
उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और उसकी आंखें चमक उठीं। ग्रैंड मास्टर स्तर 6। इस उम्र में इस स्तर तक पहुंचने वाला हर व्यक्ति एक अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति है और अतीत और वर्तमान में ऐसे बहुत कम लोग हैं। ध्रुव अब अपने साथियों के बीच बेतरतीब ढंग से हत्या करने में सक्षम है। आपको पता होना चाहिए कि 40 और 50 की उम्र के कई मास्टर्स अभी ग्रैंड मास्टर दायरे के शुरुआती चरण में ही हैं। तीसरे को परिष्कृत करने के बाद ध्रुव ने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ धीरे से चिल्लाया, ग्रैंड मास्टर दायरे का 7वां स्तर सफलता। तांग रॉक्सू बेंगलोर शहर में युवा पीढ़ी के बीच पहले से ही एक प्रतिभाशाली है और वह यिनलोंग डिवीजन में भी शामिल हो गई है, लेकिन वह केवल आंतरिक शक्ति के मध्य चरण में है। लेकिन वह पहले से ही ग्रैंड मास्टर दायरे के अंतिम चरण में है। इस तरह की तुलना ध्रुव की असामान्यता को दिखा सकती है। गोदाम से निकलने के बाद ध्रुव विला में लौट आया। बाई योहुआ ने आश्चर्यचकित आंखों से ध्रुव को देखा। मिस्टर ये, क्या आपने अमृत को परिष्कृत करना समाप्त कर दिया है? ध्रुव ने थोड़ा मुस्कुराया और सिर हिलाया, मैंने कर लिया है। कीमिया भट्टी के लिए धन्यवाद। बाई योहुआ ने मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर ये बहुत विनम्र हैं। मुझे कीमिया भट्टी की कोई ज़रूरत नहीं है। चूंकि मिस्टर ये इसका उपयोग कर सकते हैं, इसलिए मैं इसे मिस्टर ये को दे दूंगा। मैं यूरो से कहूंगा कि वह इसे बाद में आपके निवास पर पहुंचा दे। ध्रुव ने अपनी बाहें उठाईं। कीमिया भट्टी बेहद कीमती थी और बाई योहुआ उसे देने को तैयार थी क्योंकि यह उसकी ईमानदारी थी। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के इसे स्वीकार कर लिया और कुछ विनम्रता के बाद उसने बाई परिवार को अलविदा कहा और गाड़ी चलाकर चला गया। बाई के घर से बाहर निकलने के कुछ समय बाद उसने देखा कि कुछ गड़बड़ है। एक कार उसका पीछा करती रही। ध्रुव ने भौहें सिकुड़ी और सीधे रुक गया और उसके पीछे की कार भी सीधे पीछे रुक गई। ध्रुव कार से बाहर निकला और कार में बैठी महिला को देखकर भौहें सिकुड़ी। वह अचानक हैरान हो गया, ये तांग रॉक्सू क्यों है? तांग रॉक्सू कार से बाहर निकली और उसे ठंडे अंदाज में घूरने लगी। ध्रुव, तुम कल रात कहाँ थे? ध्रुव का दिल धड़क उठा। क्या कल रात मल्होत्रा त्यान की उसकी हत्या का पर्दाफाश हो गया था? अध्याय 175। तांग रॉक्सू की धमकी। उसने परवाह न करने का नाटक किया और कहा, कल रात मैं भोज में था। क्या हुआ? तांग रॉक्सू ने ठंडे स्वर में कहा, तुम यहाँ बेवकूफ बनने का नाटक कर रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं कल रात मीरा के अपहरण के बारे में नहीं जानता? मुझे बताओ, तुम कहाँ हो? ध्रुव ने अपना सिर खुजलाया और फिर मुस्कुराया और कहा, हाँ, मैं अभी तुम्हें चिढ़ा रहा था। मेरी पत्नी और मैं कल रात एक कमरे में रुके थे। कल रात उसका अपहरण नहीं हुआ था। सब कुछ मैंने खुद निर्देशित और अभिनय किया था। स्वनिर्देशित और स्व अभिनय। तुम्हारा क्या मतलब है? ध्रुव ने कंधे उचकाए। तुम इतने बेवकूफ क्यों हो? मेरी पत्नी रोहन खन्ना से सगाई नहीं करना चाहती थी, लेकिन वह मना नहीं कर सकी, इसलिए उसने छिपने के लिए ये तरीका निकाला। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो मेरी पत्नी से पूछ लो। तांग रॉक्सू ने भौहें सिकुड़ी। वह ध्रुव को ठंडे अंदाज में देखती रही, कोई सुराग नहीं देख पाई और उसके दिल में अचानक संदेह का एक निशान दिखाई दिया। क्या ये हो सकता है कि मैंने वाकई कोई गलती की हो? ध्रुव की आंखों में ठंडक दौड़ गई। वह तांग रॉक्सू की बातों से बता सकता था कि तांग रॉक्सू ने कल रात मल्होत्रा त्यान और अन्य लोगों के शव देखे होंगे, लेकिन उसने उस जगह को क्यों छुआ? लेकिन इसके बारे में सोचने के बाद ये स्पष्ट हो गया कि तांग रॉक्सू यिनलोंग डिवीजन की सदस्य थी, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से मृत साधकों की जांच करेगी। यिनलोंगसी अब चीन में सबसे बड़ा साधक प्रबंधन संगठन है और इसकी स्थिति आम लोगों की दुनिया में सरकारी ब्यूरो के बराबर है। ध्रुव अभी यिनलोंगसी के साथ कुछ भी नहीं करना चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वह उसे भड़काने का जोखिम नहीं उठा सकता। किसी और चीज का उल्लेख नहीं करना, वह चीन में पहले चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष है, त्यानमेन का वर्तमान प्रमुख है और स्वर्ग तोड़ने वाली सेना का नेता है। यहाँ कोई भी पहचान यिनलोंगसी को डराने के लिए पर्याप्त है, लेकिन साथ ही जो कीमत चुकाई जाती है वह अब शांतिपूर्ण जीवन को अलविदा कहना है और ऐसे अनगिनत लोग होंगे जो उसे मारना चाहते हैं और उसकी जगह लेना चाहते हैं। इसके अलावा अंधेरे में दुश्मन भी उसे घेर लेंगे। वह डरता नहीं है, लेकिन वह अपने आसपास के रिश्तेदारों से डरता है। इसलिए तांग रॉक्सू को यह नहीं बता सकती कि उसने यह किया है, अन्यथा ये यिनलोंगसी द्वारा एक और परेशानी वाली जांच की ओर ले जाएगा। ये सोचते हुए ध्रुव ने शांति से कहा, मिस तांग, आप मुझसे क्यों मिलना चाहती हैं? अगर कुछ नहीं हुआ तो मैं पहले चला जाऊंगा, मैं बहुत व्यस्त हूँ। जैसे ही ध्रुव कार में बैठने वाला था, तांग रॉक्सू एक झटके में उसके पास आए और उसकी गुलाबी मुट्ठी चमचमाती मुट्ठी की हवा के साथ आए। ध्रुव एक तरफ चकमा दे गया और तांग रॉक्सू की मुट्ठी फिर से एक हिंसक तूफान की तरह टकराए। ध्रुव चकमा देता रहा और वह पहले ही कुछ राउंड में दर्जनों मीटर चकमा दे चुका था। अपने और तांग रॉक्सू के बीच दूरी बनाते हुए ध्रुव ने ठंडे स्वर में कहा, मिस तांग, आपका क्या मतलब है? तांग रॉक्सू ने ठंडे स्वर में कहा, आप मार्शल आर्ट जानते हैं? क्या आप अभ्यासी हैं? अनुमान लगाओ। ध्रुव मुस्कुराया और अपने सफेद दांत दिखाए। तांग रुओ का चेहरा ठंडा था। मैं तुम्हारे साथ मजाक नहीं करना चाहती, मैं लड़ाई की तलाश में हूँ। तांग रुओशु उछल पड़ी और उसके लचीले और सुंदर शरीर ने ध्रुव के रेटिना पर एक छवि छोड़ दी और तुरंत ध्रुव के सामने आ गई। फिर पूरे चेहरे पर मुके और लात भूसे बरसने लगे। हालांकि तांग रुओशु एक महिला थी, लेकिन भूसे दर्दनाक थे। हर बार जब ध्रुव ने विरोध किया तो झटके से उसकी बाहें सुन्न हो गईं। ये देखकर कि उसकी मुट्ठियां काम नहीं कर रही थीं, तांग रुओशु ने दहाड़ते हुए उसके बाल काटे, अपनी लंबी टांगें हवा में फेंकी और उसे पागलों की तरह मारा। लातों का हिंसक तूफान ध्रुव पर वार करता रहा। ध्रुव अभिभूत था और उसकी हरकतें धीमी थीं। उसने दर्द से कराहते हुए कहा और अजेय होने का नाटक किया, मिस तांग, मैं बस एक साधारण व्यक्ति हूँ। आप मेरे साथ इतनी क्रूर कैसे हो सकती हैं? तांग रॉक्सू ने ठंडी सांस ली। आप निश्चित रूप से एक साधारण व्यक्ति नहीं हैं। मुझे आश्चर्य है कि आप कब तक दिखावा कर सकते हैं। तांग रॉक्सू ने वास्तव में एक घातक चाल चली और ध्रुव को सीधे छाती पर लात मारी। ध्रुव कुछ कदम पीछे हट गया। उसके जूतों ने जमीन पर गहरी खाई बना दी। उसने कुछ बार खांसते हुए कमजोरी से कहा, मिस टैंग, क्या आप मुझे छोड़ सकती हैं? आप मजबूत हैं, आप कमाल की हैं। टैंग रॉक्सू ने ठंडी सांस ली। उसकी आंखों में मजाकिया नजर थी। क्या तुम पहले बहुत घमंडी नहीं थी? क्या तुम पेंटिंग में अच्छी नहीं हो? मैं चाहती हूँ कि तुम जान लो कि इस दुनिया में ताकत हमेशा सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। तुम सिर्फ एक चींटी हो। ये कहने के बाद टैंग रॉक्सू ने हवा में 3 मीटर की ऊंचाई पर छलांग लगाई और ध्रुव को बेरहमी से लात मारी। इस पर ध्रुव की आंखें तुरंत ठंडी हो गईं। वह ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराया और अपना बड़ा हाथ आगे बढ़ाया। टैंग रॉक्सू का शरीर अचानक जम गया और ध्रुव ने सीधे उसका गला पकड़ लिया। टैंग रॉक्सू ने अपने सामने ध्रुव को खाली देखा। उसकी आत्मा जम गई थी। ये कैसी नजर है? बेहद उदासीन, सर्द, रक्तरंजित, काली पीली, खाली। ऐसा लग रहा था जैसे तांग रॉक्सू के शरीर में एक पल में ही छेद हो गया हो। ध्रुव की नरक के भूत जैसी आंखों को देखते हुए तांग रॉक्सू के दिल में घबराहट महसूस हुई। तुम। ध्रुव के होठों के कोनों पर एक ठंडी और चिढ़ाने वाली मुस्कान दिखाई दी और उसने तांग रॉक्सू के गले को पकड़े हुए हाथ को छोड़ दिया। तांग रॉक्सू का शरीर जमीन पर गिर गया। ध्रुव को कांपते हुए देख रहा था। ध्रुव ने तांग रॉक्सू की ओर देखा। उसकी आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। हमारी सगाई की खातिर मैं तुम्हें इस बार छोड़ दूंगा। याद रखना, मेरे सामने किसी को भी गर्व करने का अधिकार नहीं है और यही बात तुम्हारे लिए भी लागू होती है। ये कहने के बाद ध्रुव मुड़ा और कार में बैठ गया और एक पल भी रुके बिना चला गया।
तांग रॉक्सू ने वाहन के पीछे की टेललाइट्स को खाली देखा। जैसे ही वह पीछे हटी उसकी आंखें लाल हो गईं। बचपन से लेकर अब तक उसने कभी इस तरह का अपमान नहीं झेला था। एक आदमी ने उसका गला घोंट दिया था। तांग रॉक्सू ने उस पल ध्रुव की हत्या की मंशा को भी महसूस किया था। ज्वार की तरह वह बेंगलोर शहर की प्रतिभाशाली महिलाओं में एक प्रतिभाशाली है। बचपन से ही कई सितारों ने उसकी प्रशंसा की है। अभी अभी उसका अभिमान चकनाचूर हुआ। ध्रुव ने बेरहमी से उसका अभिमान चकनाचूर कर दिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि ध्रुव भी एक साधक है, अकेले ही कि वह ध्रुव के सामने इतनी कमजोर थी। तांग रॉक्सू ने अपनी आंखों के कोनों से आंसू पोंछे और दूरकार को ठंडी निगाहों से देखा। ध्रुव, मैं तुम्हें जरूर हराऊंगा, मैं जरूर हराऊंगा। उसी समय ध्रुव यहाँ बैठा हुआ भौहें सिकोड़ रहा था और चीजों के बारे में सोच रहा था। तांग रॉक्सू को नहीं पता था कि वह इस मामले की रिपोर्ट यिनलोंग डिवीजन को करेगी या नहीं। मल्होत्रा तियान मास्टर दायरे में एक मजबूत मास्टर था। ऐसे मजबूत व्यक्ति की अकल्पनीय मौत अनिवार्य रूप से यिनलोंग डिवीजन की सतर्कता और गहन जांच को जगाएगी। वह अब गिरावट की स्थिति में है। यदि यिनलोंगसी उस पर हमला करना चाहता है तो उसके पास वास्तव में प्रतिरोध करने का कोई तरीका नहीं है, जब तक कि वह बाहरी ताकतों का उपयोग न करे। लेकिन एक बार जब वह इसका उपयोग करता है तो वह अपने शांतिपूर्ण जीवन को पूरी तरह से अलविदा कह देगा। वह अभी भी अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहता है। इस समय ध्रुव का फोन बज उठा। उसने नंबर पर नजर डाली और भौहें सिकोड़ ली। ये फिर से सना कपूर क्यों थी? एक पल की खामोशी के बाद ध्रुव ने गुनगुने ढंग से कॉल का जवाब दिया। हेलो। सना कपूर की चिंतित आवाज तुरंत दूसरी तरफ से आई। ध्रुव, तुम्हारी बहन दिया को कुछ हो गया है। मैंने अभी अभी तुम्हारी बहन को स्कूल जाते समय एक कार में लोगों के एक समूह द्वारा ले जाते हुए देखा है। क्या? ध्रुव का पूरा शरीर अचानक से भयानक बुरी ऊर्जा से भर गया। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं समझ गया। जैसे ही वह फोन रखने वाला था ध्रुव एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर फुसफुसाया, धन्यवाद। दूसरी तरफ से सना कपूर ने अपनी आंखें नीची कर लीं, मुस्कुराई और एक पल के बाद धीरे से कहा, कोई बात नहीं, तुम्हें मेरे साथ इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी बहन मेरी बहन है और मैं नहीं चाहती कि उसे कोई तकलीफ हो। मैं पूछताछ करने के लिए किसी को ढूंढने में भी तुम्हारी मदद करूंगी। ध्रुव 2 सेकंड के लिए चुप रहा और फोन रख दिया। जैसे ही वह रवि वर्मा से संपर्क करने वाला था, फोन की घंटी बजी और यह एक अपरिचित नंबर था। ध्रुव के दिल में एक बुरा पूर्वाभास था और उसने जवाब दिया, कौन? ध्रुव, है ना, मुझे याद है ना, तुम्हारी बहन अब मेरे हाथों में है। मैं तुम्हें यहाँ आने और मरने के लिए आधे घंटे का समय दूंगा। पुलिस को मत बुलाओ, नहीं तो मैं तुम्हारी बहन को मार दूंगा। तुम सौंग जुकांग। ध्रुव ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और उसका जानलेवा इरादा फूट पड़ा। सौंग, तुम्हें मेरी बहन को कभी नहीं छूना चाहिए, तुम मौत की तलाश में हो। यश ठाकुर ने हंसते हुए दूसरी तरफ से कहा, अरे तुमने इतनी कठोरता की हिम्मत की। आज मैं तुम्हारी सारी हड्डियां टुकड़े टुकड़े करके मछलियों को खिलाने के लिए समुद्र में फेंक दूंगा। यहाँ उपनगरों में एक परित्यक्त केमिकल पार्क है, आ जाओ, अपने अंतिम क्षणों का आनंद लो। फोन रखने के बाद ध्रुव ने एक्सीलेटर दबाया और केमिकल पार्क की ओर दौड़ पड़ा। उसी समय राजधानी के एक गहरे प्रांगण में एक सफेद कपड़े वाला आदमी एक निर्वासित अमर की तरह चुपचाप अपने सामने झील को देख रहा था। कोई उसके बगल में आया, नीचे झुका और सम्मानपूर्वक कहा, सर, हमें स्थिति का पता चल गया है। मल्होत्रा तियान ध्रुव के हाथों मर गया। सफेद कपड़े वाले आदमी ने अपनी तलवार वाली भौहें उठाई। उसके चेहरे पर आश्चर्य का भाव आया और फिर वह मंद मंद मुस्कुराया। ऐसा लगता है कि मेरा छोटा भाई बेकार व्यक्ति नहीं है, लेकिन उसमें कुछ ताकत है। क्या आप उसकी वर्तमान स्थिति जानते हैं? सर, अगर आपने सही अनुमान लगाया, ध्रुव को अब ग्रैंड मास्टर क्षेत्र के मध्य या अंतिम चरण में होना चाहिए। सफेद कपड़े वाला आदमी थोड़ा मुस्कुराया, ये सिर्फ मास्टर लेवल है, चिंता की कोई बात नहीं है। वैसे क्या तियानमेन ऑर्डर उसके हाथ में है? सर, मुझे अभी इस बारे में पता नहीं है। सफेद कपड़े वाले आदमी ने अपनी काली आंखें सिकोड़ लीं और उसका चेहरा तुरंत ठंडा हो गया। तुरंत फिर से जांच करें। तियानमेन ऑर्डर जरूर ढूंढें। साथ ही सफेद कपड़े वाले आदमी ने अपनी थोड़ी को छुआ और मंद मंद मुस्कुराया। इसके अलावा मेरे कनिष्ठ भाई को नष्ट करने के लिए अंतिम चरण में 2 मजबूत मास्टर्स भेजें। मैं नहीं चाहता कि वह अभ्यास करना जारी रखे। अगर वह अवज्ञाकारी रहा तो मैं उसे मार डालूंगा। उसके द्वारा कहे गए कुछ शब्दों ने उसके पीछे खड़े आदमी को चौंका दिया और उसने तुरंत जवाब दिया, हाँ सर, मैं अभी करूंगा। ध्रुव हत्या के इरादे से भरा हुआ बेंगलोर के बाहरी इलाके में परित्यक्त केमिकल पार्क की ओर चला गया। अध्याय 176। यश ठाकुर की हत्या। इस समय पार्क में गहरे में दिया के मुंह में कागज की एक गेंद ठूंस दी गई थी। उसका पूरा शरीर बंधा हुआ था और उसके चेहरे पर कई थप्पड़ों के निशान थे। यश ठाकुर उसके सामने व्हीलचेयर पर बैठा था, एक दर्जन मजबूत और भयंकर दिखने वाले गुंडों से घिरा हुआ। ये वो गुंडे हैं जिन्हें खोजने के लिए यश ठाकुर ने खास तौर पर पैसे दिए थे और उन सभी के हाथ में इंसानी जान थी। दिया और यश ठाकुर को देखते हुए उसकी आंखों में शैतानी झलक रही थी। उसने मुश्किल से निगला और अपने आसपास के लोगों को आदेश दिया, मेरे लिए उसके कपड़े उतारो। पहले मुझे उसे अच्छी तरह से चोदने दो। कई लोगों ने तुरंत कार्रवाई की। दिया की आंखों में आंसू थे, वह अपना सिर हिला रहा था और आंखों में प्रार्थना कर रहा था। यश ठाकुर अविचलित था और मुस्कुराते हुए बोला, कागज की गेंद को उसके मुंह से फाड़ दो और पहले उसे मेरे मुंह में डालने दो। कई लोगों ने सिल्विया दिया के मुंह से कागज की गेंद को बाहर निकाला। एक व्यक्ति ने सिल्विया दिया का हाथ पकड़ा और दूसरे ने सिल्विया दिया का पैर पकड़ा। दूसरे ने सिल्विया दिया के कपड़े खींचने शुरू कर दिए। सिल्विया दिया असहाय होकर देखती रही कि उसके शरीर पर कपड़े कम होते जा रहे हैं और वह फूट फूट कर रोने लगी। रोते हुए उसने यश ठाकुर को अपनी आंखों में घृणा के साथ देखा। यश ठाकुर, तुम मरने के लायक नहीं हो, तुम जानवर हो। सौंग जुनकान सेन ने ठंडी मुस्कान दी, तुम्हारा मुंह बहुत कठोर है। कोई उसे मेरे पास ले आओ और उसे मेरी बात करने में मदद करने दो। पहले उसके कपड़े उतारो। कई बड़े आदमियों ने तुरंत सिल्विया दिया के कपड़े फाड़ दिए और अपने बड़े हाथों से सिल्विया दिया के शरीर को टटोला। दिया के शरीर से अचानक सफेद रंग का एक बड़ा हिस्सा दिखाई दिया। यश ठाकुर की आंखें अचानक लाल हो गईं और उसका चेहरा बुरी नीयत से भरा हुआ था। उसने अपनी लार निगल ली और क्रूरता से कहा, उसके अंदर के खजाने को भी फाड़ दो। कई बड़े आदमियों ने तुरंत कार्रवाई की। सिल्विया दिया के आंतरिक खजाने पर हाथ डालकर उसे खींचने की कोशिश कर रहे हैं। दिया इतना रोया कि उसमें बिल्कुल ताकत नहीं बची थी। कई लोगों के बड़े बड़े हाथ महसूस करते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और पूरी तरह टूट गया। अभी जब वह सिल्विया दिया के भीतर के खजाने को नोचने ही वाला था, अचानक आसमान तक पहुंचने वाली एक दहाड़ आई। यश ठाकुर, मैं चाहता हूं कि तुम मर जाओ। ध्रुव की आंखें लाल थीं और वह इस समय एक हत्यारे देवता की तरह झपटा। दिया के बगल में कई बड़े आदमी उसे रोकना चाहते थे, लेकिन जैसे ही वे ध्रुव के संपर्क में आए, वे सभी उड़ गए। 4-5 बड़े आदमी इतनी जोर से जमीन पर गिरे कि उनके सिर झुक गए और उनकी सांस फूल गई। अभी अभी उन्हें किसी भारी ट्रक ने टक्कर मारी थी। यश ठाकुर डर के मारे चीखा और जल्दी से बचे हुए लोगों से कहा, रोको इसे, मार डालो इसे। ध्रुव ने अपना गुस्सा काबू में किया, तुरंत सिल्विया दिया को उठाया और सिल्विया दिया को अपने पूरे कोट से ढक दिया। ध्रुव को आते देख दिया फूट फूट कर रोने लगा। ध्रुव ने दिया को अपनी बाहों में भर लिया और उसे दिलासा दिया, दिया भाई यहाँ है, डरो मत, वह यहाँ है। कार पार्क के बाहर है, तुम कार के पास जाओ और इंतजार करो।
दिया ने आंसू बहाए और अपना सिर हिलाया। मैं कार में नहीं जाऊंगी भाई, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। अच्छा बनो और आज्ञाकारी बनो। कोई बात नहीं भाई, जल्दी से कार में जाओ। ध्रुव के दृढ़ रवैये को देखकर दिया ने अपने आंसू पोंछे और कहा, भाई तुम्हें सावधान रहना चाहिए, उनमें से बहुत से हैं। ध्रुव मुस्कुराया, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। दिया थोड़ी देर के लिए हिचकिचाई और आखिरकार कार में चली गई। उसने अपने भाई को आश्वस्त किया, ये जानते हुए कि ध्रुव शायद उसे यहाँ घसीटना नहीं चाहता था। दिया को जाते हुए देखकर ध्रुव ने धीरे से मुड़कर सौंग जिनकान को देखा। उसकी आंखों में अचानक ठंडी हत्या की मंशा थी। सौंग, तुम कैसे मरना चाहते हो? यश ठाकुर ने मुश्किल से निगला। वह भी चौंक गया था, लेकिन उसके इर्द गिर्द मौजूद दर्जन भर अंगरक्षकों के कारण उसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। उसने ध्रुव की ओर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा उपनाम ये है, तुम्हारी बहन भाग नहीं सकती। आज मैं तुम्हें पीट पीट कर अपंग बना दूंगा और फिर मैं तुम्हारी बहन के साथ जमकर खेलूंगा। ध्रुव ने अपने मुंह में सिगरेट दबा रखी थी और तिरछी आंखों से यश ठाकुर को देखा, जैसे वह किसी मरे हुए व्यक्ति को देख रहा हो। ऐसा लगता है कि मुझे पिछली बार तुम्हें नहीं छोड़ना चाहिए था। तुम मुझे तुम्हें मारने के लिए मजबूर कर रहे हो। मुझे मार दोगे? यश ठाकुर तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराया, तुम अपने आप को क्या समझते हो? क्या तुमने मेरे इर्द गिर्द इतने सारे अंगरक्षक नहीं देखे? ये कहने के बाद यश ठाकुर ने अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों को आदेश दिया, इसे मुझे दे दो। जो कोई भी उसे अपंग बना देगा उसे अकेले 500,000 युआन का इनाम दिया जाएगा। दर्जन भर अंगरक्षक तुरंत ध्रुव की ओर दौड़े, जैसे उन्हें खून की एक गोली दी गई हो। ध्रुव के होठों पर एक ठंडी मुस्कान थी। उसने अपने मुंह से सिगरेट का टुकड़ा निकाला और उसे अपनी ओर दौड़ते हुए व्यक्ति पर फेंक दिया। चिंगारी वाली सिगरेट की बट गोली की तरह तुरंत बाहर निकली और वास्तव में इसने एक चीख निकाली जो हवा को चीरती हुई गई। सब कुछ बिजली की चमक में हुआ। उसकी ओर भागता हुआ व्यक्ति तुरंत स्तब्ध हो गया। उसने अपनी गर्दन को कसकर पकड़ लिया। उसके चेहरे पर दर्दनाक अविश्वास का भाव था। अगले ही पल उसकी गर्दन से खून की धाराएं बहने लगीं। यह अंगरक्षक अपनी मृत्यु तक विश्वास नहीं कर सका कि उसकी गर्दन सिगरेट के बट से छेदी जाएगी। उसके अगल बगल खड़े लोग स्तब्ध रह गए और ध्रुव को डरावने भाव से देखने लगे। ध्रुव की आंखें बेहद उदास थीं। उसका परिवार ही उसका दुश्मन था। अगर तुम उसके परिवार पर हमला करने की हिम्मत करते हो तो तुम्हें मरना होगा। ध्रुव का शरीर सबकी आंखों में शून्य की छवि में बदल गया। 10 मीटर से अधिक की दूरी एक पल में गायब हो गई और वह एक पल में विपरीत दिशा में लोगों के समूह के सामने था। बिल्कुल सही, बस एक पल। एक मुक्का एक अंगरक्षक की छाती पर लगा। अंगरक्षक की छाती धंस गई और उसकी उरोस्ती चूर्ण चूर्ण हो गई। उसका पूरा शरीर ऐसा लग रहा था जैसे किसी तोप के गोले से मारा गया हो और वह धमाके के साथ पीछे की ओर उड़कर दीवार से जा टकराया। धूल उड़ी। उसने अपना सिर झुकाया और सांस लेना बंद कर दिया। आसपास के कई लोग चीख पड़े, उनके चेहरों पर केवल खौफ था। ध्रुव फिर से हिलने लगा। उसने अपनी आंखें मूंद लीं। उसके चेहरे पर उलझन के भाव थे, जैसे कि वह जागा ही नहीं था, और बेतरतीब ढंग से मुक्का और लाते मारने लगा। इन लोगों की हरकतें उससे 10,000 गुना धीमी लग रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह लकड़ी के लोगों के बीच चल रहा हो, और उसने लापरवाही से एक अंगरक्षक के कंधे पर थप्पड़ मार दिया। फुफकार, खून की धुंध फूट पड़ी और अंगरक्षक का हाथ खून से लथपथ हो गया। उसने लापरवाही से दोनों अंगरक्षकों के सिर पकड़कर आपस में टकराए। अंगरक्षक झींगे की तरह उछला और दर्जनों मीटर दूर जाकर जोर से जमीन पर गिरा। उसके मुंह से खून निकला और उसकी सांस रुक गई। हमले के समय से लेकर अब तक 1 मिनट से भी कम समय में पार्क के चारों ओर 1 दर्जन से अधिक अंगरक्षक बिखरे हुए थे। वे सभी शून्य से घूर रहे थे। ध्रुव ने अपना मुंह घुमाया और उदास नजर से सौंग जिनकान को देखा। यश ठाकुर इतना डर गया था कि वह बहुत डरकर चिल्लाया, तुम शैतान हो। ध्रुव मुस्कुराया, तुमने सही अनुमान लगाया। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह भूत की तरह यश ठाकुर के सामने आया। यश ठाकुर की गर्दन पकड़ी और उसे व्हीलचेयर से उठा लिया। बताओ, तुम कैसे मरना चाहते हो? यश ठाकुर एक मरे हुए कुत्ते की तरह तड़प रहा था। ध्रुव के बड़े हाथों ने उसे जकड़ लिया, जिससे वह सांस नहीं ले पा रहा था। उसकी आंखें और भी उभरी हुई हो गई, मानो अगले ही पल फट जाएंगी। तभी पीछे से एक दिल दहला देने वाली चीख आई, पागल, मेरे बेटे को छोड़ दो। ध्रुव ने अपनी भौहें उठाईं और पीछे देखा कि यह राज ठाकुर और रेखा ठाकुर थे। वे दोनों इतने डरे हुए थे कि उनके चेहरे पीले पड़ गए थे, और इस जगह को देखते ही उनके पूरे शरीर कांप रहे थे। ध्रुव ने अपने हाथों की ताकत बढ़ाई और उन दोनों से शांति से कहा, मैं उसे क्यों जाने दूं? रेखा ठाकुर इतनी डर गई कि वह लगभग रो पड़ी। उसका शरीर ढीला पड़ गया और वह कांपते हुए जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई। हाँ, तुम खिलवाड़ मत करो। अगर तुम मेरे बेटे पर हमला करोगे तो तुम्हें मरना पड़ेगा। मैं तुमसे विनती करती हूँ, मेरे बेटे को पहले जाने दो। ध्रुव की आंखें बेहद उदासीन थीं। अगर मैं थोड़ी देर से आता तो मेरी बहन की हत्या तुम्हारे बेटे द्वारा कर दी जाती। क्या तुम्हें लगता है कि मैं उसे जाने दूंगा? रेखा ठाकुर पागलों की तरह चीखी, मैं तुमसे कहती हूँ कि उसे जाने दो, नहीं तो मैं तुम्हें मरने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दूंगी। ध्रुव ने अपने होंठ चाटे, तुम फिर से यही कह रही हो? मैंने कहा था कि अगर तुम उसे नहीं जाने दोगी तो मैं तुम्हें बिना दफन की जगह के मरने दूंगी। ध्रुव ने अपना सिर हिलाया। मदद मांगने का रवैया मदद मांगना नहीं है। मुझे माफ करना, मैं वाकई देखना चाहता हूं कि तुम मुझे बिना दफन की जगह के कैसे मरने दोगी। ये कहने के बाद ध्रुव ने क्लिक से यश ठाकुर का गला दबा दिया। यश ठाकुर अपने चेहरे पर अविश्वास के साथ तब तक देखता रहा जब तक कि उसकी मौत नहीं हो गई। उसे नहीं लगा कि ध्रुव ने उसे मारने की हिम्मत की है जब तक कि उसकी मौत नहीं हो गई। उसका हाथ छूटते ही यश ठाकुर का शरीर धीरे धीरे जमीन पर गिर गया। रेखा ठाकुर अचानक से डर गई। उसने यश ठाकुर के जमीन पर पड़े शरीर को खाली देखा और अगले ही पल वह गिर पड़ी और जोर से चिल्लाई, बेटा जंकंग। रेखा ठाकुर पागलों की तरह जमीन पर लोटपोट हो गया, बिखरे बालों से कराह रहा था, रो रहा था और उसका पूरा शरीर मानो पागलों में बदल गया था। ध्रुव ने सिर हिलाया, माफ करना, मुझे धमकियां पसंद नहीं हैं। तुम्हें किसने धमकाया? मुझे। अगर तुम मुझे धमकाओगे नहीं तो तुम्हारा बेटा नहीं मरेगा। इतना कहकर ध्रुव मुस्कुराया, आखिर अपने बेटे की मौत के लिए तुम भी जिम्मेदार हो। वह रात को तुम्हारे पास आएगा। रेखा ठाकुर छाती पीटकर जमीन पर गिर पड़ी, कराह उठी। अपने बेटे को अपने सामने मरता देख उसकी आत्मा उत्तेजित हो गई और वह इस समय मूर्ख बन गई। राज ठाकुर ने कुछ नहीं कहा, लेकिन आंसू बहते रहे। उसने अपनी मुठ्ठियां कस लीं, ध्रुव को अत्यंत दुर्भावनापूर्ण आंखों से घूरा और एक एक शब्द बोला, ध्रुव, मैं राज ठाकुर तुमसे समझौता नहीं कर सकता। मैं तुम्हें जरूर मरने दूंगा, मैं जरूर करूंगा। इतना कहकर राज ठाकुर ने अपना मोबाइल फोन निकाला और आंखों में आंसू भरकर फोन किया। उसने आंखों में आंसू भरकर दूसरे छोर पर कर्कश स्वर में कहा, अरे चचेरे भाई जोंकांग, जोंकांग मारा गया। हत्यारा यहाँ उपनगरीय केमिकल पार्क में है। यहाँ आओ, मैं चाहता हूँ कि वह मर जाए, मैं चाहता हूँ कि वह मर जाए। ध्रुव ने बिना किसी अपराधबोध के शांति से सिगरेट जलाई। ये यश ठाकुर जानवर की तरह हर तरह के बुरे काम करता था। राज ठाकुर और रेखा ठाकुर ने न केवल उसे अनुशासित नहीं किया बल्कि उसके साथ बेहिसाब व्यवहार किया। बेहतर होगा कि वह मर जाए। राज ठाकुर ने फोन रख दिया, अपने आंसू पोंछे और ध्रुव पर गुर्राया, सरनेम, ये तुम्हें इसका पछतावा जरूर होगा।
तुम्हें इसका पछतावा जरूर होगा। मैं न केवल तुम्हें मारना चाहता हूँ बल्कि मैं तुम्हारे पूरे परिवार को भी मारना चाहता हूँ। ध्रुव की आंखें अचानक बेहद ठंडी हो गईं। तुम मुझे अब फिर से तुम दोनों को मारने के लिए मजबूर कर रहे हो। राज ठाकुर डर से कांप उठा और आगे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। इस समय कई काले ऑफ रोड वाहन आ गए। ऑफ रोड वाहनों ने तुरंत जगह को घेर लिया। दरवाजा खुला और एक महिला काले रंग के एक दर्जन मालिकों से घिरी हुई बाहर निकली। राज ठाकुर पलटा और तुरंत चिल्लाया, चचेरी बहन, तुम्हें मुझसे बदला लेना चाहिए। उसने जुनकान को मार डाला। महिला ने ध्रुव को देखा और ध्रुव ने भी महिला को देखा। जिस क्षण दोनों ने एक दूसरे को देखा वे दोनों भ्रमित हो गए। ध्रुव ने सिगरेट का बट भी मुंह में रखे बिना गिरा दिया। ये वह कैसे हो सकती है? अध्याय 177 नंदिता राव का आगमन। आगंतुक नंदिता राव निकली। स्नेहा राव की मालू परिवार की पत्नी है। ध्रुव को यह नंदिता राव याद आई जब वह उस समय की जांच कर रहा था जब दिया का पैर टूटा था। वह कॉलून विला गया और लिकुन को पाया। लिकुन उस समय नंदिता राव के साथ कुछ अवर्णनीय, और जब नंदिता राव ने ध्रुव का चेहरा देखा तो उसका चेहरा हजारों तरह से बदल गया। वह ध्रुव को कैसे भूल सकती थी? ध्रुव ने अपने हाथों में अपना हैंडल मजबूती से पकड़ा होगा। वीडियो वगैरह सब ध्रुव के मोबाइल फोन पर है। इस समय राज ठाकुर दौड़कर नंदिता राव के पास गया और रोते हुए स्वर में शिकायत की, चचेरी बहन, इस जानवर ने जुनकान को मार डाला। तुम्हें मुझसे बदला लेना होगा। नंदिता राव ने ध्रुव को देखा और राज ठाकुर की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। राज ठाकुर ने ध्रुव की ओर इशारा करते हुए दहाड़ लगाई, तुम्हारा उपनाम यह है, आज तुम्हारा अंत हो गया। अपनी कुत्ते जैसी आंखें खोलो और देखो, यह मेरी बहन है, लू परिवार की पत्नी। क्या तुम जानते हो कि लू परिवार क्या है? ये लॉन्ग हाई के 6 प्रमुख परिवारों में से एक है। अगर तुम तीसरे पहर में मर गए तो तुम 5वें पहर तक जीवित नहीं रह पाओगे। राज ठाकुर को अब आत्मविश्वास महसूस हुआ। उसने ध्रुव की ओर इशारा किया और चिल्लाया। वह सोन परिवार की ताकत को जानता था। इन परिवारों के लिए किसी को मारना बहुत आसान था और कोई भी जांच करने की हिम्मत नहीं करता था। रेखा ठाकुर जो जमीन पर थी, ब्यूटी लड़खड़ाती हुई नंदिता राव के पास गई और रो पड़ी, बहन, उसने जुनकान को मार डाला और मैं चाहती हूँ कि वह जुनकान की जान की कीमत चुकाए। बहन, कोई उसे मार दे। ऐसा कहने के बाद रेखा ठाकुर ने ध्रुव की ओर देखा और कड़वाहट से कहा, तुम जानवर, कमीने, तुम बदबूदार भिखारी, मैं चाहती हूँ कि तुम आज मर जाओ। तुम्हारा जीवन मेरे जुनकान के बाल के बराबर भी नहीं है। मैं और चाहती हूँ अपनी बहन और अपने माता पिता को अपने हाथों से मार डालो। अगर तुमने हमें अपमानित करने की हिम्मत की तो तुम्हारा गरीब परिवार बेंगलों में कभी नहीं बचेगा। नंदिता राव की भौहें धीरे धीरे सिकुड़ गईं। वह भी बहुत हैरान थी कि यश ठाकुर मारा गया। आखिरकार वह उसका भतीजा माना जाता था, इसलिए उसने तुरंत लोगों को यहाँ लाकर यश ठाकुर को मारने वाले व्यक्ति को मारने की तैयारी की। लेकिन जब उसने ध्रुव को देखा तो वह उलझन में पड़ गई। ये तो छोड़ ही दीजिए कि ध्रुव का उससे कुछ लेना देना था। इसके अलावा उसने उस दिन ध्रुव की ताकत देखी और यह बेहद भयानक था। उसके नेतृत्व वाले ये लोग ध्रुव के विरोधी कैसे हो सकते हैं? अब उसे यश ठाकुर के जीवन और मृत्यु की परवाह कैसे हो सकती है? वह यश ठाकुर के चरित्र को भी जानती थी, इसलिए अगर वह मरता है तो वह मर जाएगा। इस समय नंदिता राव के मन में केवल एक ही विचार था और वह था जलना नहीं। इस समय रेखा ठाकुर अभी भी बगल में बड़बड़ा रही थी। जितना अधिक नंदिता राव इसके बारे में सोचती वह उतनी ही अधिक डरती। वह अब और नहीं रोक सकी और रेखा ठाकुर के चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। चुप हो जाओ। रेखा ठाकुर तुरंत स्तब्ध रह गई। उसने 2 बार मुड़कर अपना चेहरा ढक लिया। नंदिता राव को सदमे में देखते हुए कहा, बहन, तुमने मुझे क्यों मारा? राज ठाकुर भी उलझन में था, भ्रमित दिख रहा था। नंदिता राव के हाव भाव बेहद खराब थे। इस समय उसने चेहरे पर शर्मिंदगी भरी मुस्कान के साथ ध्रुव की ओर देखा। सर, ये हमारे सोन परिवार का दुर्भाग्य है। अगर जूनकांग ने आपको अपमानित किया तो उसे मौत की सजा मिलनी चाहिए। मैं इस मामले में कभी हस्तक्षेप नहीं करूंगी। ध्रुव ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, आप काफी समझदार हैं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इन लोगों के साथ ऐसा रिश्ता रखेंगे। नंदिता राव कांप उठी और बोल पड़ी, कोई बात नहीं, अगर वे बुरा करते हैं तो उन्हें खुद ही सहने दो। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। राज ठाकुर और रेखा ठाकुर चौंक गए। राज ठाकुर ने शांति से कहा, बहन, क्या आप इस व्यक्ति को जानती हैं? नंदिता राव ने राज ठाकुर की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, राज ठाकुर, आपने अपने बेटे को क्या सिखाया? उसने मिस्टर ये को अपमानित करने की हिम्मत की, वह मौत के लायक है। उसने फिर से रेखा ठाकुर की ओर देखा और गुस्से से चिल्लाई, जाओ, तुम बेकार की चीज भी मौत की तलाश में हो। अगर तुम यह नहीं देखते कि तुम्हारा वजन कितना है तो तुम मिस्टर जी पर हमला करने की हिम्मत करोगे। तुम मौत की तलाश में हो। रेखा ठाकुर का शरीर शिथिल हो गया और वह जमीन पर गिर पड़ी। वह सदमे में ध्रुव को देखती रही। क्या ध्रुव और नंदिता राव एक दूसरे को जानते हैं? और नंदिता राव के लहजे से लगता था कि ध्रुव ऐसा व्यक्ति है जिसे नंदिता राव अपमानित नहीं कर सकती। तुम रेखा ठाकुर इस समय पूरी तरह हताश और स्तब्ध थी। वह कैसे सोच सकती थी कि वह ऐसी पृष्ठभूमि वाले किसी व्यक्ति को अपमानित करेगी? ध्रुव ने उन दोनों लोगों की ओर देखा और शांति से कहा, क्या तुम दोनों अब मुझे मार डालोगे? राज ठाकुर डर से कांप रहा था। वह मूर्ख नहीं था। नंदिता राव भी किसी को अपमानित करने और उसे 10 जीवन देने की हिम्मत नहीं कर सकती। वह डर से कांपते हुए जमीन पर गिर पड़ा। मिस्टर, मैं गलत था, मैं मरने के लायक हूँ। मुझे अपने बेटे को अनुशासित करने में विफल नहीं होना चाहिए था। अगर मेरा बेटा आपकी बहन को परेशान करता है तो वह मरने के लायक है। मैं गलत था। ध्रुव ने राज ठाकुर की आंखों में देखा, ये सुनिश्चित करते हुए कि उनमें केवल भय है और कोई आक्रोश नहीं है, और फिर रेखा ठाकुर की ओर देखा। रेखा ठाकुर अवाक रह गई। आज सब कुछ उसके बर्दाश्त से बाहर था। पहले यश ठाकुर की मौत ने उसे उत्तेजित किया और अब ध्रुव की पहचान उलझ गई थी और उसकी नसें लगातार उत्तेजित हो रही थीं। वह अचानक हंसी और सभी चौंक गए। अगले ही पल रेखा ठाकुर की हंसी तेज और तेज हो गई। उसकी पुतलियां फैल गईं और उसके चेहरे पर एक पागलपन भरा भाव आ गया। उसने अपने बाल नोचे, जमीन पर लौटती रही और जमीन पर पड़ी मिट्टी को पकड़कर अपने मुंह में भरती रही। ध्रुव ने अपना सिर हिलाया। रेखा ठाकुर पूरी तरह पागल हो गई थी और मूर्ख बन गई थी। अब उससे बहस करने का कोई मतलब नहीं था। जियाओमिन, राज ठाकुर ने रेखा ठाकुर को गले लगाकर रोते हुए दुख में कहा। नंदिता राव के चेहरे पर बिल्कुल भी बदलाव नहीं आया। राज ठाकुर उसका बस एक दूर का भाई था। वह रेखा को जानती थी, ठाकुर के चरित्र को बहुत अच्छी तरह से समझा। वह प्रवृत्ति का अनुसरण करता था और यश ठाकुर के साथ बहुत सांठगांठ करता था, इसलिए उसे रेखा ठाकुर द्वारा सोम जिनकान पर अत्याचार का बिल्कुल भी अच्छा आभास नहीं हुआ। राज ठाकुर उसके शब्दों के कारण बेंगलोर विश्वविद्यालय का उपाध्यक्ष बन गया। उसकी नज़र में यह परिवार कुछ भी नहीं था। नंदिता राव ने इस समय ध्रुव की ओर देखा, एक मुस्कान को दबाया और कहा, मिस्टर, ये मेरा सोन परिवार इस मामले में कभी शामिल नहीं होगा। अब यश ठाकुर ने कीमत चुकाई है और रेखा ठाकुर मूर्ख बन गई है। क्या आप इस परिणाम से संतुष्ट हैं? ध्रुव ने राज ठाकुर की ओर देखा और शांति से कहा, इस तरह का बदमाश अध्यक्ष बनने के लायक नहीं है। मैं उसे आज ही बेंगलोर विश्वविद्यालय से निकलते हुए देखूंगा। क्या आप समझते हैं? नंदिता राव ने तुरंत जवाब दिया, कोई बात नहीं मिस्टर,
राज ठाकुर चौंक गए और उदास भाव से ध्रुव की ओर देखने लगे। बड़ा आदमी सीधे चिल्लाया, मिस्टर ये, मुझे जीने का कोई रास्ता बताओ, मैं तुमसे विनती करती हूँ। अगर मुझे ये पता होता तो तुम क्यों परेशान होते? अगर मैं एक आम नागरिक होता तो क्या तुम मुझे आज जाने देते? क्या तुम मेरी बहन को जाने देते? राज ठाकुर ने बात करना बंद कर दिया और उदास चेहरे के साथ इस तथ्य को स्वीकार कर लिया। इस समय नंदिता राव ने ध्रुव की ओर देखा और अचानक उसकी खूबसूरत आंखों में एक अजीब सी भावना उमड़ पड़ी। उसने अचानक कहा, मिस्टर ये, क्या तुम बात करने के लिए कोई जगह उधार ले सकते हो? ध्रुव ने अपनी बाहें उठाई। ठीक है। नंदिता राव ने अपने होंठ काटे, पास के गोदाम में चली गई और ध्रुव से कहा, मिस्टर ये, कृपया पहले अंदर आओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। ध्रुव ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। वह नंदिता राव की चालों से नहीं डरा और नंदिता राव के पीछे पीछे अंदर चला गया। नंदिता राव ने यह सुनिश्चित करने के लिए दरवाजा बंद कर दिया कि बाहर के लोग अंदर साफ साफ न देख सकें। ध्रुव ने भौहें सिकुड़ी, तुम मेरे पास क्यों आए? नंदिता राव के चेहरे पर एक आकर्षक लाली थी। वह बिना कुछ कहे ध्रुव के पास चली गई और फिर ध्रुव की कमर पर अपनी मुलायम कैटेकिन्स डाल दी। बिना कुछ कहे उसने ध्रुव की ओर देखा। उसकी आंखों में वसंत और शर्म का भाव था और फिर वह धीरे से घुटनों के बल बैठ गई और ध्रुव के सामने आधे घुटनों के बल बैठ गई। अध्याय 178। कैसा विरोधाभास। ध्रुव ने उम्मीद नहीं की थी कि नंदिता राव ऐसी होंगी। इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया दे पाता, उसने नंदिता राव के नाजुक, मुलायम और नम लाल होठों को महसूस किया। ये परमानंद की अनुभूति है। ध्रुव के सिर की त्वचा थोड़ी देर के लिए सुन्न हो गई। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि नंदिता राव ऐसी होंगी। वह जल्दी से नंदिता राव को धक्का देना चाहता था, लेकिन नंदिता राव ने उसके पैरों को गले लगा लिया और उसे प्रतिक्रिया करने का बिल्कुल भी मौका नहीं दिया। बस ऐसे ही। ध्रुव भ्रमित था। नंदिता राव बेहद आकर्षक और सुंदर हैं, और क्योंकि उनका रखरखाव अच्छा है और इतनी आकर्षक उम्र में वे कोई भी शानदार काम कर सकती हैं। क्या गजब की! नंदिता राव ने उसे खुश करने के लिए कड़ी मेहनत की। उसकी आकर्षक आंखें समय समय पर ध्रुव को देखने के लिए अपनी पलकें ऊपर उठाती थी। उसके चेहरे पर एक मार्मिक लाली थी। अंत में नंदिता राव के चेहरे पर दर्द का भाव दिखाई दिया और वह लगभग दम घुटने लगी। उसने ध्रुव को छोड़ दिया, भारी सांस लेते हुए और शर्माते हुए। सावधानी से थूकते हुए उसने अपने मोहक लाल होठों को पोंछा और ध्रुव को हाँफते हुए देखने के लिए जमीन पर आधी बैठ गई। ध्रुव ने नंदिता राव को देखा और एक पल के लिए समझ नहीं पाया कि क्या कहे। इस उम्र की महिला इतनी पागल कैसे हो सकती है? नंदिता राव ने अपने चेहरे पर एक मार्मिक सुंदरता के स्पर्श के साथ चेरी को अपने मुंह में चबाया। मैं तुमसे केवल एक बात पूछती हूँ, यह मत बताना कि मेरे साथ पहले क्या हुआ था, तो तुम बस यही करते हो। नंदिता राव ने अपनी नम आंखें झपकाईं। क्यों? क्या तुम संतुष्ट नहीं हो? ध्रुव असहाय था। तुम मेरे लिए मुश्किल खड़ी कर रहे हो। मेरी एक मंगेतर है, वह तो सिर्फ मंगेतर है। तुम्हारी मंगेतर तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करती है? ध्रुव ने अपनी नाक को छुआ। मेरा व्यवहार ठीक नहीं है। क्या ये सच है कि तुम्हारी सगाई तुम्हारे बड़ होने की थी? नंदिता राव ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, तो मानसिक रूप से बोझिल होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी मंगेतर जरूरी नहीं कि तुम्हारे साथ रहना चाहती हो। तुमसे सगाई करना शायद बड़ों का अनुरोध हो। ध्रुव को उम्मीद नहीं थी कि नंदिता राव के मन में ऐसा विचार आएगा, लेकिन वह मेरी मंगेतर भी है। नंदिता राव ने जोर से ठहाका लगाया। सच बताऊं तो तुम दोनों की शादी नहीं हुई है। इसके अलावा क्या तुम्हारी मंगेतर के मन में तुम्हारे लिए भावनाएं हैं? क्या वह तुम्हें अपना पति मानती है? क्या उसने कभी तुम्हारे सामने शादी का प्रस्ताव रखा है? क्या कोई फर्क पड़ता है? ध्रुव को कुछ देर तक समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे। ठीक है, चलो एक इंसान के तौर पर समझदार बने। अतीत और वर्तमान के सभी नायकों में से किसके पास 3 पत्नियां और 4 रखेलें नहीं थीं? किसके पास कुछ रोमांटिक संबंध नहीं थे? आजकल के अमीर और योग्य पुरुषों को देखें, किसके पास केवल एक महिला है? मानसिक रूप से बोझिल न हो, भले ही आप पुरुष मालिश के लिए जाएं, आपको इस तरह की सेवा मिलेगी, है ना? अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ नंदिता राव ने ध्रुव की ओर अपनी छोटी उंगली काटते हुए मोहक होने का नाटक किया। मुझे विश्वास नहीं होता कि ऐसे उत्कृष्ट पुरुष के लिए आपके आसपास कोई और महिला नहीं है। अपनी मंगेतर के प्रति ऋणी मत बनो। किसने उसे आपके जैसे उत्कृष्ट पुरुष को रखने की अनुमति दी? ध्रुव हमेशा खुद से पूछता था कि वह बहुत तीखा जुबान वाला है, लेकिन इस समय उसे खंडन करने का कोई कारण नहीं मिल रहा था, क्योंकि नंदिता राव वास्तव में सही थी। जिया शान के मीरा से मिलने से पहले उसके आसपास कई सालों तक कई महिलाएं थीं। और बुरा आदमी और भी अपमानजनक है। ये कहा जा सकता है कि वह दुनिया में हर किसी पर दया करता है, चाहे वह चीन में हो या उत्तरी साम्राज्य में। हर जगह ऐसी महिलाएं हैं जिनके साथ बुरा आदमी सो चुका है, लेकिन वे सभी बुरे आदमी के प्रति समर्पित हैं। बुरे आदमी ने ध्रुव को पहले भी बताया था कि ध्रुव के पास अपने जीवन में बहुत भाग्य है। साधकों को नश्वर दुनिया की बाधाओं की बहुत परवाह नहीं करनी चाहिए। युगों युगों से शक्तिशाली पुरुषों में से कौन ऐसा है जिसके पास बहुत सारी महिलाएं नहीं हैं? ये सोचकर ध्रुव के पास असहाय होकर आहें भरने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। खैर, बस इतना ही था। नंदिता राव को देखते हुए ध्रुव की आंखें अचानक थोड़ी अजीब हो गईं। ये स्नेहा राव की थी। उसने कुछ देर तक उस उपाधि के बारे में सोचने की हिम्मत नहीं की। नंदिता राव को अब केवल इतना पता था कि उसका उपनाम ये था, लेकिन जल्द ही वह शायद जान जाएगी कि वह ध्रुव है। मुझे आश्चर्य है कि उस समय उसकी अभिव्यक्ति कैसी होगी। नंदिता राव ने ध्रुव को कुछ जिज्ञासा से देखा। तुम मुझे अजीब भाव से क्यों देख रही हो? ध्रुव ने अपने नीचे बैठी नंदिता राव की ओर देखा, अपना हाथ बढ़ाया और नंदिता राव की ठुड्डी पर चुटकी काटी और दुष्टता से मुस्कुराया। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? नंदिता राव ने नम आंखों से ध्रुव की ओर देखा। उसके चेहरे पर कुछ लाली उभरी। उसकी आंखें थोड़ी शर्मीली थीं और उसने कहा, मुझे नहीं पता तुम कौन हो। मैं हूँ। उसके बोलने से पहले ही दरवाजे पर दस्तक हुई। मैडम, क्या तुम ठीक हो? नंदिता राव चौंक गई और जल्दी से उठकर सफाई करने लगी। उसने शर्माते हुए चेहरे से ध्रुव की ओर देखा और अचानक चालाकी से मुस्कुराई। मुझे पहले बाहर जाना है। मुझे उम्मीद है कि हम भविष्य में फिर से मिल पाएंगे। तुम मुझे जल्द ही फिर से देखोगे। ध्रुव ने हल्के से मुस्कुराया। शर्म से भरे चेहरे के साथ नंदिता राव दरवाजे तक चली गई और अचानक ध्रुव को चिढ़ाने वाली मुस्कान के साथ देखने के लिए मुड़ी। आपका बच्चा, मुझे ये बहुत पसंद है। ये बहुत बड़ा है टिल्डक। बोलने के बाद नंदिता राव शर्म से गोदाम से जल्दी से बाहर चली गई, ध्रुव को अस्त व्यस्त छोड़कर। अगर नंदिता राव को अपनी उम्र का पता न होता तो वह 20 या 19 साल की महिला लगती। गहरे नीले रंग की चौंगसम और ऊंची एड़ी के जूते पहने हुए वह कुलीन, आकर्षक और मनमोहक लग रही है। सबसे खास बात यह है कि वह बहुत गंभीर लग रही है। किसने सोचा होगा कि ऐसा होगा? ध्रुव भावुक होकर मुस्कुराया। कितना विरोधाभास है। नंदिता राव ने लोगों से शव का निपटान करवाया और सबके साथ चली गई। उनके जैसे बड़े परिवार के लिए कुछ लोगों की मौत कोई परेशानी नहीं ला सकती थी। ध्रुव पार्क से निकलकर कार की ओर चल पड़ा। कार में दिया ध्रुव के कोट से ढकी हुई एक भयभीत हिरण की तरह डरी हुई कार को देख रही थी। ध्रुव कार में बैठ गया। दिया खुद को रोक नहीं पाए और ध्रुव को कसकर गले लगा लिया और सिसकियां भरते हुए बोली, भाई, उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया है ना? ध्रुव ने दिया की पीठ थपथपाई और मुस्कुराया। कोई बात नहीं दिया, वे मेरे साथ कुछ करने की हिम्मत नहीं करते। अब से कोई भी स्कूल में तुम्हें परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा।
सच में भाई सॉन्ग जुकांग वह ध्रुव की आंखों में एक ठंडी नजर चमकी। वे तुम्हें फिर कभी परेशान नहीं करेंगे। दिया चौंक गई, अचानक ध्रुव की ओर देखा और पीला चेहरा लिए बोली, भाई सॉन्ग जुकांग को ले लो। ध्रुव ने दिया की छोटी नाक को चुटकी से दबाया और हल्के से मुस्कुराया। दिया, अगर मैं कहूं कि मैंने यश ठाकुर को मार दिया है तो क्या तुम मुझसे डरोगी? दिया दंग रह गई। उसने सीधे ध्रुव की ओर देखा, उसका चेहरा पीला पड़ गया, खून का कोई निशान नहीं था। ध्रुव का दिल बैठ गया। शायद उसे सिल्विया दिया से यह नहीं कहना चाहिए था। शायद वह अभी भी सिल्विया दिया को डराता था। हालांकि अगले ही पल दिया ने अचानक ध्रुव को गले लगा लिया और दृढ़ता से कहा, भाई मुझे डर नहीं है। चाहे तुम कुछ भी करो, तुम हमेशा मेरे भाई रहोगे। दिया हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहेगी। ध्रुव का दिल तेजी से धड़क उठा और वह दिया को कसकर गले लगाने से खुद को रोक नहीं सका। भाई, असल में मुझे पता है। दरअसल मुझे तब पता चला जब तुम एक रात बाहर गए थे और वापस आए। जब तुम वापस आए तो तुम्हें खून की गंध आ रही थी और मैंने खबर देखी। मेरे माता पिता को नहीं पता था, लेकिन मुझे उस समय पता था कि जिस आदमी ने मुझे मारा था वह उस रात मारा गया था जब तुम बाहर गए थे। वास्तव में मैंने अनुमान लगाया कि तुमने उस समय ऐसा किया था। ध्रुव ने आश्चर्य में अपनी भौहें उठाईं। दिया ने ध्रुव की बाहों को छोड़ दिया, ध्रुव को अश्रुपूर्ण आंखों से देखा और बड़े दृढ़ संकल्प के साथ कहा, भाई दिया जानती है कि आपने पिछले कुछ वर्षों में बाहर एक अकल्पनीय जीवन जिया होगा। हो सकता है कि आप एक हत्यारे हों, लेकिन आप हमेशा मेरे दिल में सबसे अच्छे भाई रहेंगे, क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हैं और जिन लोगों को आप मारते हैं वे भी मारे जाने के लायक हैं। ध्रुव बेहद भावुक हो गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसकी बहन दिया उसे इतनी अच्छी तरह समझेगी। उसने सख्ती से कहा, दिया, मुझे समझने के लिए धन्यवाद। मुझे भी उम्मीद है कि तुम मेरे भाई को ये रहस्य रखने में मदद कर सकती हो। मेरे माता पिता के विचार हमारे से अलग हैं और मैं नहीं चाहता कि मेरे माता पिता चिंता करें। इसके अलावा तुम्हारे साथ ईमानदारी से कहूं तो मेरे भाई के पास अब खर्च करने के लिए बहुत पैसा है। हो गया, अगर तुम्हें कोई अनुरोध है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो और मैं तुम्हारे सभी सपनों को साकार करने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। दिया फूट फूट कर रोने लगी और हंसने लगी। मुझे पता है भाई, मैंने अभी कहा कि हम जिस विला में रहते हैं वह इतना सस्ता कैसे हो सकता है। तुमने वास्तव में मुझसे झूठ बोला और कहा कि इसकी कीमत प्रति वर्ग मीटर हजारों युआन है। मुझे लगता है कि उस विला की कीमत लाखों में होगी। ध्रुव मुस्कुराया, वह विला 200 मिलियन के करीब है। मैंने इसे पूरा खरीदा है। दिया तुरंत चौंक गई और ध्रुव को बड़े आश्चर्य से देखा। हे भगवान! ठीक है, जब तक आपको पता है बस मुझे बताएं कि क्या आपको कुछ चाहिए। सिल्विया दिया के सिर को सहलाने के बाद ध्रुव सिल्विया दिया को घर ले गया। उसने सिल्विया को आज दोपहर स्कूल जाने और घर पर आराम करने की योजना नहीं बनाई थी। इस समय सना कपूर ने फोन किया और ध्रुव ने भौहें सिकोड़कर कॉल का जवाब दिया। जैसे ही कॉल कनेक्ट हुई, सना कपूर ने चिंता से पूछा, क्या दिया ने ध्रुव को ढूंढ लिया है? ध्रुव ने दिया की ओर देखा और कहा, मिल गया। बस ढूंढो, बस ढूंढो। मैंने लोगों से पूछताछ करने के लिए भी कहा, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। अगर तुम्हें नहीं मिला तो मैं तुम्हारे साथ उसे ढूंढूंगा, लेकिन अभी ढूंढो। ध्रुव की आंखें कम ठंडी हो गईं। मुझे मिल गया, तुम्हारी चिंता के लिए शुक्रिया। सना कपूर मुस्कुराई, तुम मेरे साथ इतनी विनम्रता से क्यों पेश आ रहे हो? दिया बहुत समझदार लड़की है, मुझे वह बहुत पसंद है। वैसे आज रात को क्लास में डिनर होने वाला है, हम जल्द ही ग्रेजुएट होने वाले हैं, तुम भी आ सकते हो। ध्रुव एक पल के लिए चुप हो गया और बोला, मैं नहीं जाऊंगा, तुम बस जाओ। आ जाना ही बेहतर है। मुझे पता है कि क्लास में कुछ लोगों के साथ तुम्हारी बनती नहीं है, लेकिन कुछ छात्र हैं जो वास्तव में चाहते हैं कि आप आएं। खाने का यह आखिरी समय है, इसलिए बस आ जाए। ध्रुव ने एक पल के लिए हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन आखिरकार सिर हिलाया। ठीक है, फिर मैं वापस जाऊंगा। ठीक है, बेंगलो इंटरनेशनल होटल, लॉन्ग फेफेंग बॉलरूम, आज रात 6:30 बजे आप स्कूल के गेट पर जा सकते हैं और हम कार से साथ में वहां जा सकते हैं। यह अच्छा है। फोन रखने के बाद सना कपूर ने ध्रुव को उत्सुकता से देखा। भाई, मुझे बहन सना कपूर की आवाज़ क्यों सुनाई दे रही है? ध्रुव ने जवाब दिया, वह वही है। तुम अभी भी संपर्क में हो? ध्रुव को नहीं पता था कि इस सवाल का जवाब कैसे दिया जाए, इसलिए उसने गुस्से में कहा, कोई संपर्क नहीं, बस सामान्य दोस्त हैं। दिया भावुक होकर मुस्कुराई, वैसे भी आप और बहन सना कपूर शुरू में प्यार में पड़ गए थे। सच कहूं तो उस समय मुझे बहन सना कपूर के बारे में अच्छी धारणा थी। वह हमारे घर आए और मेरे माता पिता के लिए चीजें और मेरे लिए कपड़े खरीदे, लेकिन ये सोचना कि वह मुझे धोखा देगी बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। ध्रुव ने सिर हिलाया, ठीक है, वैसे भी तुम खुद ही देख सकते हो। बस बहन सना कपूर को एक साधारण दोस्त की तरह समझो, आखिर हम सब सहपाठी हैं। ध्रुव मुस्कुराया और कुछ और नहीं कहा। उसने जल्दी से दिया को घर भेज दिया। समय देखने के बाद ध्रुव को सना कपूर की पिछली कही बात याद आ गई और वह पहले स्कूल के गेट पर गया, इसलिए वह बेंगलो विश्वविद्यालय की ओर भागा। अध्याय 179 प्रांतीय राजधानी से जिकिंगवान। जल्द ही मैं बेंगलो विश्वविद्यालय के गेट पर पहुंच गया। गेट पर अभी भी कोई नहीं था और मुझे लगता है कि मैं अभी तक बाहर नहीं आया हूं। ध्रुव ने कार पार्क की और स्कूल के गेट की ओर चल दिया। परिचित दरवाजे को देखते हुए उसके होठों पर एक भावुक मुस्कान आ गई। 3 साल पहले वह यहाँ का छात्र था। हालांकि उसका परिवार गरीब था, लेकिन वह बेहद महत्वाकांक्षी था और अक्सर अपने बेहतरीन नतीजों के लिए पुरस्कार जीतता था। लेकिन कौन जानता था कि उसे संयोग से बुरा आदमी ले जाएगा। अब फिर से स्कूल के गेट पर खड़े होकर ध्रुव एकाएक मदहोशी में डूब गया। सच में चीजें अलग हैं और लोग अलग हैं। एक जर्जर वैन उसके बगल में आकर रुकी और ध्रुव मुस्कुराया। उसने यह वैन तब देखी थी जब वह यहाँ एक छात्र था। ड्राइवर एक बूढ़ा आदमी था जो विशेष रूप से मलबा और कचरा इकट्ठा करने के लिए स्कूल में आता था। बूढ़े आदमी ने अपनी बेंटले के सामने कार को बेरहमी से रोक दिया और अपने सांप की खाल के बैग को लेकर स्कूल में घुस गया। ध्रुव ने कड़वी मुस्कान दी। इस समय एक के बाद एक कई लोग स्कूल से बाहर आए। ध्रुव ने पहचान लिया कि वे सभी सहपाठी थे और उन सभी के चेहरों पर मुस्कान थी। जल्द ही ध्रुव ने सना कपूर और अन्य लोगों, सना कपूर और तन्वी शर्मा को साथ साथ चलते देखा। उसके बगल में कक्षा में दूसरी पीढ़ी के अमीर आदित्य मल्होत्रा थे। दीपक शेट्टी अपने चेहरे पर चापलूसी भरी मुस्कान के साथ आदित्य मल्होत्रा के बगल में चले गए। राकेश नायर और तन्वी शर्मा बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या चर्चा कर रहे हैं। लेकिन ध्रुव को सबसे ज्यादा झटका तब लगा जब उसने किसी को देखा। उसने अपनी आंखें मली और तुरंत संदेह किया कि उसने गलत देखा है। ये वास्तव में जी किंगवान थी। जी किंगवान उस समय क्लास की मॉनिटर थी और कहा जाता था कि वह प्रांतीय राजधानी में एक बड़े परिवार की बच्ची थी। मुझे नहीं पता कि मैं पहले बेंगलो में स्कूल क्यों गई थी, लेकिन मैंने कुछ समय बाद छोड़ दिया। ये बेहद रहस्यमय है। ध्रुव को उम्मीद नहीं थी कि जी किंगवान भी वापस आएगी। इस समय जी किंगवान सभी के बीच में चली गई। आदित्य मल्होत्रा, जो हमेशा लोगों को अपनी नाक से देखते थे, जी किंगवान को एक विनम्र और चापलूसी भरी मुस्कान के साथ देखते थे और समय समय पर जी किंगवान से बात करते थे। जब सभी आए तो तन्वी शर्मा ने तुरंत ध्रुव को तीखी आंखों से देखा, दूर से हाथ हिलाया और मुस्कुराए। ध्रुव। यहाँ सना कपूर और अन्य लोगों ने भी इसे देखा और सना कपूर ने अपनी बाहें थोड़ी ऊपर उठाई।
दूसरों की आंखें थोड़ी बदल गईं। आदित्य मल्होत्रा ने ठंडी सांस ली और मन ही मन कोसते हुए कहा कि वह वास्तव में आने के लिए इतना बेशर्म था। आना ठीक है, क्योंकि वह आज ध्रुव को अपमानित करने के लिए तैयार है। उसे आज भी ध्रुव से मिली पिटाई याद है और उसने आज उसका बदला चुकाने की योजना बनाई। सभी लोग आ गए और लोगों का एक समूह लगातार बकबक कर रहा था। कक्षा में कई लड़कियां और लड़के थे और यह एक जीवंत दृश्य था। जब जी किंगवान ने ध्रुव को देखा तो उसकी आंखें थोड़ी हैरान थीं। ध्रुव ध्रुव मुस्कुराया। स्क्वाड लीडर, बहुत समय हो गया। जी किंगवान का चेहरा आश्चर्य से भरा था। वाकई बहुत समय हो गया है। तुम पहले से अलग लग रहे हो। क्या अलग है? ध्रुव मुस्कुराया। जी किंगवान ने ध्रुव को देखा और वह विशेष रूप से यह नहीं बता सकी कि ध्रुव में क्या अलग था। लेकिन उसे याद आया कि कुछ साल पहले ध्रुव एक गरीब परिवार से था और उसकी स्थिति बहुत खराब थी, इसलिए वह हमेशा कक्षा में चुप रहता था। और मैं हमेशा अकेले ही मेहनत से पढ़ाई करती हूँ, थोड़ा हीन और अंतर्मुखी महसूस करती हूँ। लेकिन अब ध्रुव के पूरे शरीर पर एक अवर्णनीय आभा थी। उसकी आंखें संयमित और चमकीली थीं और उसके चेहरे पर अभिव्यक्ति अंदर से बाहर तक आत्मविश्वास से भरी हुई लग रही थी। इसे और गहराई से कहें तो अभी भी थोड़ा सा प्रभुत्व का भाव है। जी किंगवान थोड़ा चौंक गई। वह प्रांतीय राजधानी में जी परिवार की बच्ची थी और कई बड़े लोगों से मिल चुकी थी। उसने पहले भी कुछ बड़े लोगों में ध्रुव की आभा देखी थी। जी किंगवान को अपने दिल में आश्चर्य की भावना महसूस हुई। उसकी आंखें थोड़ी बदल गईं और वह ध्रुव को कुछ और बार देखने से खुद को रोक नहीं पाई। वह मुस्कुराई। मैं तुम्हें नहीं बता सकती, लेकिन मैं तुम्हें खास तौर पर बता दूं, तुम और भी सुंदर हो गए हो। यहाँ आने से पहले मुझे लगा कि कोई पुरुष देवता स्कूल के गेट पर खड़ा है। जी किंगवान ने आधे मजाक और आधे गंभीरता से कहा। उसने जो कहा वह सच है। ध्रुव की शक्ल अब वाकई शानदार है और वह वाकई पुरुष देवता जैसा महसूस करता है। ध्रुव हंसा। मॉनिटर के लिए शुक्रिया, तुम पहले से ज्यादा सुंदर हो। जी किंगवान थोड़ा शर्माई, फिर मुस्कुराई और बोली, तो मैं भी तारीफ के लिए तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं शेखी नहीं बघार रही हूँ, ये सच है। इस समय जी किंगवान ने एक सफेद ट्यूब टॉप ड्रेस, कमर के चारों ओर एक हल्के सफेद बेल्ट और सफेद हाई हील्स की एक जोड़ी पहनी हुई थी। उसके बाल हरे बालों के झरने की तरह हल्के से लटक रहे थे और उसके सिर पर एक सफेद हेयरपिन भी था। जी किंगवान वाकई खूबसूरत थी और वह उस समय स्कूल की 4 सुंदरियों में से एक थी। पूरा व्यक्तित्व